आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में China has identified the cause of the mysterious new virus. coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a cause for alarm. The first US case has been detected. There's confirmation the coronavirus has reached Australia. China is urging its citizens not to travel abroad as it struggles to contain the virus. We will be standing up Christmas Island as a quarantine area. Foreign nationals coming from China are now banned from entering the country. आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में भविष्य के इस चैनल पे सभी आप मित्रों का नमस्कार। और जैसा हमने आपसे पहले कहा था कि हम आपसे आज बुधवार के दिन लाइव आने के बाद चर्चा करेंगे, क्योंकि कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर लगातार इस पेज के ऊपर बहुत सारी भविष्यवाणियां, बहुत सारे कथन, बहुत सारी बातें की गई हैं। हमने आपको काफी तरीकों से समझाने का प्रयास किया है कि कोरोना आखिर होता क्या है। जो थ्योरी हमने आपको दी है वो थ्योरी WHO या किसी भी सरकारी संस्था या वैज्ञानिकों से मैच नहीं करती है, थोड़ा भिन्न है। और इसके कुछ कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण जो है वो भविष्य से जुड़े हुए हमारे मित्र हैं श्री संजीव दीक्षित जी। उनके द्वारा एक बिल्कुल ही अलग तरीके से और बहुत ही लॉजिकल डेटा के साथ में एक थ्योरी हमारे साथ में साझा की गई, जिसके बाद हमें लगा कि हमें ये थ्योरी के ऊपर काम करना चाहिए। हम लोग बहुत दिनों से आपस में संपर्क में हैं और इसके ऊपर लगातार कार्रवाई चल रही है। और इसी जो थ्योरी संजीव जी ने दी है, वो थ्योरी के जो रिजल्ट्स हैं, अलग अलग समय में जो उसके रिजल्ट निकल के आते हैं, वो रिजल्ट ही हम इस पेज पे आपके सामने रखते हैं, जिसे आप भविष्यवाणियों के रूप में देख पाते हैं। वास्तव में वो भविष्यवाणियां नहीं है, वो एक वैज्ञानिक कैलकुलेशन है, एक वैज्ञानिक हिसाब किताब है, एक डेटा का रिसर्च है, एक डेटा का एनालिसिस है, जो हम समय के साथ में आपके सामने रखते हैं और जिसका परिणाम लगातार एक सकारात्मक रूप में हमारे सामने आ रहा है। और लगातार कोरोना को लेकर जितनी बातें इस पेज के ऊपर, भविष्य के इस पेज के ऊपर रखी जाती है, वो आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो सत्य साबित हो रही है। बट वो सत्य साबित हो रही है, लेकिन वो कोई ज्योतिषीय भविष्यवाणियां नहीं है, वो एक वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिक कैलकुलेशन है, साइंटिफिक कैलकुलेशन है, जिसके रिजल्ट्स हम आपके सामने रखते हैं। सो आज एक बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि संजीव जी ने हमारे लिए समय निकाला और संजीव जी आज हमारे साथ ऑनलाइन आने के लिए सहमति उन्होंने दी है। संजीव जी मूलतः उरई क्षमा करें, संजीव जी मूलतः उरई उत्तर प्रदेश से आते हैं और समय के साथ जैसे हम सभी लोग अलग अलग प्रदेशों में अपनी कर्मभूमि को तलाशते हैं, उस तरीके से काफी समय तक वो राजस्थान में भी रहे और उसके बाद में आजकल वो मुंबई में नौकरी करते हैं एक संस्था में। और इसके साथ में उनकी एक पैरेलल रिसर्च और इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं। और वो उनकी हॉबी भी है और हॉबी के साथ में अब ये स्थिति बन के आ रही है कि कोरोना जैसी अत्यंत मारक महामारी जो हमारे सामने होते आई है, उसमें उनके पास में बहुत कुछ है जो वो आपके साथ, हमारे साथ आज साझा करेंगे। और मैं स्वागत करूंगा संजीव जी, आप ऑनलाइन आइए प्लीज। जी तो हमारे साथ आज जी नमस्कार संजीव जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो संजीव जी, एक मजेदार चीज ये है कि आपके द्वारा जो भी थ्योरीज अभी तक हमारे साथ साझा की गई हैं, हमने वो सारी थ्योरीज इस पेज के ऊपर समय समय पर रखी हैं। आप भी देखते रहते हैं अपनी ही भविष्यवाणियों को जो आपने पहले की हुई। तो मेरा आपसे एक प्रश्न यहाँ से शुरू होता है कि या इनफैक्ट मेरे प्रश्न उत्तर तो बाद में आएंगे,
पहले अगर आप अपनी इस रिसर्च, अपनी इस साइंस के बारे में अगर जो भी कुछ हमारे दर्शकों को, फॉलोअर्स को बताना चाहें तो बताएं। सचिन जी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बड़ा खास हो। बचपन से ही मुझे जैसे पता था कि मैं साइंस में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब आप गूगल पे उनका उत्तर ढूंढेंगे तो आपको उनके उत्तर नहीं मिलेंगे। मैं अपना एक पैरेलल रिसर्च पे काम करता था कि अगर मुझे किसी चीज का आंसर नहीं मिला, उत्तर नहीं दिया गूगल ने, या नासा की साइट पर नहीं मिला, या इसरो की साइट पर नहीं मिला, तो इनके रीजंस क्या हो सकते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं एक डाउट रहता था कि कुछ तो है जो या तो हमसे छिपाया जा रहा है या फिर अभी तक हम लोगों को पता नहीं। किसी को इस दिशा में आगे बढ़ना था, मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बढ़ रहा था। तो मैं ज्यादातर जैसे एनर्जी एलिमेंट हुए, आपके 5 एलिमेंट होते हैं, आकाश, जल, वायु, इस तरह से, या फिर आपका जो सोलर सिस्टम होता है उसमें प्लानिटरी मूवमेंट होता है, एस्ट्रोनॉमी होता है। एस्ट्रोनॉमी मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करना, दूर के प्लैनेट्स के बारे में या सोलर सिस्टम्स के बारे में बात करना। तो जब मैंने इन पर रिसर्च किया तो मेरे पास डीप सोलर मिनिमम का और सोलर मिनिमम का बहुत सारा डेटा। मैं इस लायक था 2019 तक कि मैं सोलर मिनिमम आपको शायद अगले 100 साल के बता सकता हूँ कि किन सालों में और किन महीनों में आएंगे। कोविड का तब तक मेरे पास ख्याल भी नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोविड क्यों आता है या क्यों नहीं आता है। मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि इंडिया में रहते हुए मैंने कोई महामारी को देखा भले ही हो, सुना भले ही हो, बट शायद उसको झेला नहीं था कभी, तो मेरे लिए ऐसा विषय नहीं था। फिर ये मेडिकल साइंस से आता है, तो मैंने देखा है कि अक्सर जो फिजिक्स वाले लोग होते हैं वो मेडिकल साइंस में कोई हस्तक्षेप बहुत ज्यादा रखते नहीं। मैंने भी कभी ऐसा नहीं किया, पर जब कोविड शुरू हुआ तो मुझे ये समझ में आया कि ये कुछ है जो लंबा चलने वाला है। और जब मैंने सोलर सिस्टम्स में अपनी पोजीशंस वगैरह देखी, डार्क एनर्जी का जो इंटरफेस आ रहा था, अभी इंटरफेरेंस था उसका इंटरस्टेलर स्पेस से, जब उसको कैलकुलेट किया तो मुझे समझ में आया कि नहीं, इस पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हमें पहले से बहुत कुछ पता है। फिर इस पर काम करना शुरू किया, जैसा आपको जानकारी है, इस पे फोरकास्ट करना शुरू किया, इसके साथ साइक्लोन्स, आपके सोलर स्टॉर्म वगैरह जो आते हैं उन पर फोरकास्ट करना शुरू किया। तो मुझे भी ये जान के आश्चर्य हुआ कि मैं उन घटनाओं के शायद एग्जैक्ट डेट पहले से बता सकता था। तो विज्ञान को मैं इस तरह से मानता हूँ कि इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कितने साल रिसर्च किया है या आपने किन किन तरीकों को ट्राई किया है। अगर आपके पास सही रिजल्ट नहीं आता तो शायद वो मेहनत सही दिशा में नहीं थी, और अगर आपके पास सही रिजल्ट आता है तो भले ही आपने 4 दिन काम किया हो, आपकी मेहनत सही दिशा में है। अगर आपको रिजल्ट सही मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। और हम लोगों के साथ ये अच्छा हुआ है, जैसे मैं साल भर से आपसे भी जुड़ा हुआ हूँ, तो ये अच्छी बात रही है कि हम लोगों ने जितने भी फोरकास्ट अभी तक किए हैं या अपने भविष्य के पेज पर किए हैं, वो सभी शायद वो सही दिशा में ही थे, इसलिए वो अभी तक एक्यूरेसी के साथ में सही हुए। संजीव जी, जर्नी शुरू हुई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये जर्नी हमारे साथ, हमारे सारे फॉलोअर्स में भी हमारे साथ में रहे हैं लगातार, और आज की तारीख में एक अच्छी बात यह है कि 11,000 से ज्यादा फॉलोअर्स इस पेज के हो चुके हैं। और लोग वंडर करते हैं, आश्चर्य करते हैं कि कैसे जो भी भविष्यवाणियां की जा रही हैं वो सत्य साबित हो रही है। आज आप सभी दर्शकों को जानकर अच्छा लगेगा कि कम से कम कोरोना से संबंधित हमने लगातार कहा है कि ये ज्योतिषीय भविष्यवाणियां नहीं है जो हम कोरोना से लेकर करते हैं, ये वैज्ञानिक तथ्य हैं, वैज्ञानिक भविष्यवाणियां हैं जो संजीव जी हमारे साथ में हैं, जिनके द्वारा ये सारे विषय हमारे सामने रखे जाते हैं। और इसी में संजीव जी, आपने अभी जो एक इंट्रोडक्शन में अपनी कुछ बातें कही, इसमें मैं 2 बातें आपसे एक बार दर्शकों के लिए क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। आपने कहा कि सोलर मिनिमम को लेकर आपने सोलर मिनिमम एक शब्द का इस्तेमाल किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो दर्शकों को उससे लाभ होगा। जी सचिन जी, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम सोलर मिनिमम की बात करते हैं तो भारत में बहुत ज्यादा काम शायद इस पर ना होता हो, तो जब भी हमारे पास खबरों में आता है तो आपने पिछले साल या 2019-20 में आपने खबरें सुनी होंगी कि सूरज हमारा जो है वो लॉकडाउन में चला गया। सूर्य के जो कोरोना होता है, जो बाहर वाला वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें कई सारी मैग्नेटिक एक्टिविटीज होती रहती हैं। वहां से सोलर फ्लेयर निकलती रहती हैं, वो अलग अलग ग्रहों तक जाती हैं। और पहले ये समझा जाता था कि ये स्पेस में हर जगह, हर डायरेक्शन में जाती है।
सो ये मैग्नेटिक एक्टिविटीज जब कम हो जाती हैं, जब ये मैग्नेटिक फ्लेयर्स बननी बंद हो जाती हैं, उसे हम लोग सोलर मिनिमम कहते हैं। अच्छा, इसका जब इसके कारण अंदर कभी भी- हाँ, जब सूरज के अंदर अगर वैसे बात करें कि सूरज के अंदर जो हलचल होती है, जब वो हलचल जी। ठंडी पड़ जाती है, जब वो शांत हो जी। जाती है, उस समय जी। को हम सोलर मिनिमम कहते हैं। जी। और ओके। अगर हम बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान को ये पता है कि सोलर मिनिमम क्या होता है। उन्होंने जो एक्टिविटी हो रही है सूरज पर या कोरोना पर, उसको देखकर ही इसको डिफाइन किया है, इसकी परिभाषा दी है। पर अगर ये बोला जाए कि उसका समय कब होता है, कब कब आता है, कितने सालों में आएगा या किस साल में आएगा, तो विज्ञान को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस बार ये सोलर मिनिमम बहुत ज्यादा लंबा चला और इसको नाम दिया जाता है डीप सोलर मिनिमम या ग्रांड सोलर मिनिमम, जो बहुत बड़े अच्छा। लेवल पर होता है। सो इसकी भी मुझे जानकारी थी, लेकिन विज्ञान को अभी तक ये जानकारी नहीं है कि ये होता कैसे है। तो किसी तरह से जब हमने सोलर सिस्टम का टाइम साइकिल जब डिसाइड किया, तो पता चला कि वो विज्ञान से थोड़ा सा अलग है। और जब हमने एक्यूरेसी के साथ उसको कैलकुलेट किया, तो हम इसमें सक्षम थे कि हम किसी भी सोलर मिनिमम या डीप सोलर मिनिमम की टाइमलाइन डिफाइन कर सकें, कब से कब तक चलेगा। और उस पर ही पृथ्वी का भविष्य निर्भर करता है, क्योंकि सूर्य से ही हमें सारी ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है सोलर कि मिनिमम, डीप सोलर मिनिमम जी बहुत इंपॉर्टेंट कोई है। दो राय नहीं है कि अगर धरती पे जीवन है, आप हम सभी लोग हैं, और इवन ये धरती और पूरा सोलर सिस्टम हमारा अगर एग्जिस्ट करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सूरज की वजह से, और हम सभी ग्रह नक्षत्र जो भी सूरज के पीछे पूरा सोलर सिस्टम चलता है। इसमें मैं आपको एक चीज और, दर्शकों से एक चीज और साझा करना चाहूंगा कि हमने अगर अपने स्कूल डेज में, स्कूल के समय में, हमने अक्सर सोलर सिस्टम की एक इमेज देखी है, एक फोटो देखी है, जो संजीव जी से मेरी डिस्कशन पहले हुआ है, उसके आधार पर ही मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो जो इमेज हम लोग देखते हैं, जो कागज पे हम बीच में सूरज और चारों तरफ ऐसे गोल 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 बने हुए हैं, जो हम बताते हैं कि आप ऐसे इनका चक्कर लगाते हैं, धरती और बाकी प्लेनेट सूरज का चक्कर लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें एक कंफ्यूजन और एक गलती है। वो गलती ऐसे है कि वास्तविकता में सूरज जो है वो भी मिल्की वे गैलेक्सी का मेरे ख्याल से चक्कर लगा रहा है। एम आई राइट जी रज्जू जी? बिल्कुल सही, राइट। तो आगे आगे सूरज चलता जाता है, और उसके पीछे पीछे, मतलब सूरज अगर आगे चल रहा है, जैसे ये अगर ये आप मान के चलिए कि सूरज है, ये आगे चल रहा है, तो बाकी के ग्रह जो हैं वो इसके पीछे पीछे ऐसे गोल 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 गोल, यानी अगर मैं आपसे ऐसे बताऊं, तो ये सूरज आपके पास आ रहा है, उसके पीछे पीछे ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के आपके पास में ग्रह उसके पीछे पीछे चलते हैं। मेरे ख्याल से ये ज्यादा सही बात रहेगी संजीव जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सूरज के जो इक्वेटर लाइन होता है, जैसे हमने अर्थ का इक्वेटर लाइन डिफाइन किया हुआ है, भूमध्य रेखा, सूरज भूमध्य आगे रेखा की की तरफ बात कर रहे हैं। चलता है। हाँ, तो सूरज क्योंकि आगे चलता है, इसलिए सारे प्लेनेट इक्वेटर लाइन के चारों तरफ न चल के उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं। तो कभी भी आप सूर्य को जब फेस करते हैं, तो आप सूर्य के बाहर वाला या आगे वाला सरफेस को आप फेस नहीं करते हैं, जो पीछे वाला हाफ होता है आप उसको ही फेस करते हैं, और वहीं पर आप चक्कर लगाते हुए चलते हैं। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ से मेरे ख्याल से हमारे दर्शक सभी ये समझ पाए होंगे कि सोलर मिनिमम बेसिकली होता क्या है। सो दूसरा आपने एक बात इसमें कही थी संजीव जी, जिसमें आपने एक डार्क एनर्जी शब्द का इस्तेमाल किया। सो अभी तक तो हमारे पास सिर्फ सोलर एनर्जी की हमने बात सुनी है, और दुनिया जहाँ की बाकी की जो भी एनर्जीज हैं वो धरती के ऊपर होती है। धरती के बाहर से अभी तक हमने सिर्फ सोलर एनर्जी को ही आते हुए सुना है। आपने एक डार्क एनर्जी की बात करी, इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे? डार्क एनर्जी को आप ऐसे कह सकते हैं सचिन जी कि अभी हम लोग जिन एलिमेंट्स की बात करते हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, या जो हमने अपने पुराणों में या उपनिषदों में जिनको पढ़ा है, उसमें हम लोग 5 एलिमेंट की बात करते हैं। एक आपका फायर होता है, जिसको हम आग कहते हैं, फिर आपका पृथ्वी होता है, जल होता है, उसके बाद वायु, उसके बाद आकाश होता है। इन 2 चीजों के बाहर भी कुछ होता है, जिनकी वजह से ये 5 एलिमेंट क्रिएट होते हैं। अच्छा। तो आप इधर से समझिए कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पर थर्मल एनर्जी है और यहाँ पर डार्क एनर्जी है, ये 2 एनर्जीज होती हैं जिस पर पूरा का पूरा ब्रह्मांड काम करता है। तो ये जब मिक्स होने लगते हैं, तो यहाँ से आपका आग, फिर पृथ्वी, और फिर पानी, फिर आपका वायु, और फिर आकाश, ये बनने शुरू होते हैं। आप यहाँ से अगर यहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी आपको ज्यादा मिलेगी, आपको न्यूक्लियर एनर्जी के फॉर्म में, और जितना आप आकाश की तरफ या आप डार्क एनर्जी की तरफ बढ़ते जाएंगे, वहां डार्क एनर्जी का प्रोपोर्शन ज्यादा होता जाएगा। तो क्या आकाश को हम
तो क्या आकाश को हम डार्क एनर्जी बोल सकते हैं? आकाश में आकाश, क्योंकि हमारे पास जो आकाश है वो पृथ्वी के ही वायुमंडल का हिस्सा है। हाँ, वो हम उसको देख हमें पाते हैं। प्योर डार्क एनर्जी नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ, आप एक तरह से सही हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो हमेशा परतों में बना हुआ है, लेयर्स में बना हुआ है। तो इस वजह से आप जितना ब्रह्मांड में अंधेरे में जाते जाएंगे उतना डार्क एनर्जी का अमाउंट बढ़ता जाएगा, और जितना अच्छा। आप किसी भी थर्मल एनर्जी के पास आते जाएंगे उतना डार्क एनर्जी जो है उसमें थर्मल एनर्जी मिक्स होते जाएगा। अच्छा। एक लेवल पे आके ये पांचों एलिमेंट क्रिएट होते हैं। नहीं, तो यहाँ से कंफ्यूजन जैसी बात आती है, क्योंकि अभी तक जो हमें पढ़ाया गया और हम जो समझते हैं वो सिर्फ इतना ही है कि सूरज की जो रोशनी आती है वो रोशनी जैसे ही वायुमंडल में आती है, और वायुमंडल में बाहरी परत में और जो भी वायुमंडल की परतें हैं उसमें व्याप्त जो पानी के कण होते हैं उसमें उसका एक प्रिज्म इफेक्ट जो हम लोग कहते हैं, उसकी वजह से हमें पूरा नीला आकाश दिखता है। ठीक है, तो ये वायुमंडल में पानी के कणों की वजह से उस पर जब सूरज की तरंगें आके उस पर टकराती हैं और उससे जो एक लाइट स्कैटर होती है, लाइट फैलती है, वो लाइट का कलर ब्लू होके हमें दिखता है, और इसीलिए धरती पर बैठने के बाद हमें सब कुछ नीला नीला दिखता है। तो अभी तक की तो ये बात हमें सामने मालूम थी, और उसके आगे की जहां तक बात है वो ये है कि जहां पे वायुमंडल नहीं है, जहां पे ये पानी के कण नहीं है, वहां पे अगर जैसे अंतरिक्ष में जैसे हम लोग जाते हैं तो अंतरिक्ष में चूंकि वायुमंडल नहीं है इसलिए वहां पे हमें सब कुछ काला काला दिखता है। यही चीज अभी तक हम लोग के सामने थी, बताई गई थी। आप इससे शायद कुछ अलग कह रहे हैं। मैं इसको ऐसे कहना चाहूंगा कि साइंस की या विज्ञान की जो भी परिभाषाएं हैं वो थोड़ी सी अलग जरूर हो सकती हैं, लेकिन अभी हमने जो 5 की जगह 7 एलिमेंट की बात की है, थर्मल एनर्जी को मिला के और डार्क एनर्जी को मिला के, अगर आप इन पर देखेंगे तो आपके पास 7 कलर की रोशनी होती है। ठीक है। जो 7 कलर की रोशनी होती है उसमें आप वेवग्योर के नाम से आप जानते हैं, VIP, इसमें सारे रंग आ जाते हैं। हाँ, इसमें सबसे कम जो वेवलेंथ होता है वो रेड कलर का होता है, रेड वेवलेंथ, जो फायर का कलर। और सबसे जो हाई वेवलेंथ होता है वो होता है आपका वायलेट कलर जो होता है, वो होता है सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली आग का। अच्छा, मतलब ये आपको शायद आग की तरह भी ना दिखाई दे। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप आसमान में ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां पर आपकी डार्क एनर्जी ज्यादा हो जाती है, वहां पर अगर थोड़ी बहुत भी लाइट एग्जिस्ट करती है तो उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सब कुछ बैगनी और नीले रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ पे फिर एक कंफ्यूजन आया जो बाकी दर्शक जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं इस समय, उनके मन में भी आया होगा कि आपने फिर से डार्क एनर्जी कहा जरूर, लेकिन अभी तक डार्क एनर्जी क्या होती है ये हमारे सामने क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो डार्क एनर्जी के बारे में अगर आप और विस्तार से बता सकें। डार्क एनर्जी मैं कहूंगा कि इसको शायद उतना ज्यादा समझने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि डार्क एनर्जी कहीं ना कहीं से पृथ्वी से भी बनती है, सूर्य से भी बनती है। आप ऐसे समझिए कि जो ब्रह्मांड होता है वो एक संतुलन में चलता है। ठीक है। सो अगर आपके पास दाहिना हाथ है तो आपके पास बायां हाथ भी होगा, और अगर आप नेगेटिव हैं तो आपके अपोजिट एक पॉजिटिव भी एग्जिस्ट करेगा। सो ब्रह्मांड में जैसे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर हम लोग सूर्य को जानते हैं जो हमें थर्मल एनर्जी देता है, तो ब्रह्मांड के अलावा जहां कहीं भी सूरज नहीं है वहां पर आपको एक डार्क एनर्जी मिलेगी जो ठीक सौर ऊर्जा के अपोजिट होती है, इसकी उल्टी होती है। आप मसलन इसको मान लीजिए कि सूरज से हमें गर्मी मिलती है, जो भी थर्मल एनर्जी या लाइट फोटॉन्स आते हैं उनसे हमें गर्मी मिलती है। तो आसमान पर आप जितनी ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर या तापमान उतना ज्यादा कम होता जाएगा। जितनी ज्यादा वेवलेंथ या जितना ज्यादा डेंसिटी डार्क एनर्जी की होगी उतना ही ज्यादा टेम्परेचर कम होगा। अच्छा। सो इस तरह से सूरज की, अगर हम सूर्य की आग में या फायर में अगर हम जाते हैं तो हम जल जाते हैं। इसी तरह अगर हम बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी में चले जाएंगे तो हमारी जो स्किन है, हमारी बॉडी जो है वो जम जाएगी, जमने के बाद में श्रिंक होगी और फिर उसके बाद में क्रिस्टल्स की तरफ फूट के गायब हो जाएगी। शायद इसीलिए शायद इसीलिए जो धरती के ऊपर जब बारिश की जो साइकिल जैसे बनती है कि नीचे से वाटर वेपर या आर्द्रता ऊपर उठती है और जैसे ही ऊपरी परत में पहुंचती है वो वहां से वो ठंडा होके वो बादल बन के फिर नीचे गिरता है। और ये शायद यही एक कारण है जिस वजह से जितने ऊंचाई पे हम जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, तो हमें वहां बर्फ जमी हुई मिलती है। क्या ये सही कह रहा हूँ मैं? ये बिल्कुल सही कारण है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर ऊपरी परतों में पानी होता है तो पानी को डार्क एनर्जी के द्वारा दबा दिया जाता है। जैसे कई लोग ये पूछते हैं, मेरा आपसे पहले भी डिस्कशन हुआ कि पहाड़ों पे झरने क्यों बहते हैं,
या गंगोत्री का पानी इतना सारा कैसे आता है और अनवरत कैसे चलता रहता है। तो बिल्कुल। जब डार्क एनर्जी का दबाव नीचे पड़ता है तो वो पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बट उसके अंदर में घुस के वो पानी को नीचे दबाते हैं। ओके। आप इस बात को याद रखिए कि जो आपके 7 एलिमेंट हमने बताए हैं उसमें पानी जो होता है वो बीच की कड़ी है। तो अगर प्योर डार्क एनर्जी पानी के पास आएगी तो पानी में क्योंकि थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है, ऊष्मा ज्यादा होती है, इसलिए पानी उसको रिपेल करेगा। ओके। ये माना जाता है कि ब्रह्मांड में या सोलर सिस्टम में भी स्पेस में जाएंगे तो इसका टेम्परेचर होता है -272 डिग्री। और पानी को अगर आप बर्फ को भी देखेंगे 0 डिग्री पर आप जमाते हैं तो 0 डिग्री की जो बर्फ है वो सोलर स्पेस की डार्क एनर्जी से 270 डिग्री ज्यादा गर्म बर्फ हमारे लिए कह ठंडी सकते होती हैं, है। बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल कह एब्सोल्यूट सकते हैं। 0 टेम्परेचर के लिए आप कहेंगे तो वो 270 डिग्री ज्यादा गर्म है। सो हम्म। उसके इस वजह से डार्क एनर्जी के लिए जो बर्फ है या पानी है वो थर्मल एनर्जी का सोर्स बन जाता है। सो जब भी ये दबाव पड़ता है तो या तो पानी को जमा देती है डार्क एनर्जी, अगर जमा नहीं पाती है तो उतना पानी नीचे दबा दिया जाता है जो झरनों से बह के निकल जाता है। ओके ओके, जी। चलिए। मेरे ख्याल से अभी तक जो हमारी चर्चा में 2 चीजें निकल के आई, वो पहला तो ये कि दर्शकों ने पहले ये समझा कि सोलर मिनिमम क्या होता है, जिसमें जो सूर्य से निकलने वाली जो विकिरण होती है, या विकिरण तो नहीं बोलना चाहिए, सोलर फ्लेयर्स की जब बात आती है और सूर्य की जो उथल पुथल होती है वो जब कम पड़ती है उस समय हम उसको सोलर मिनिमम कहते हैं। और दूसरा अभी हमने चर्चा की वो है डार्क एनर्जी की, जो कि एक काला 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 जो पूरा अंतरिक्ष पे दिखता है, हम उसको एक तरीके से डार्क एनर्जी के रूप में ले सकते हैं, जो अत्यधिक ठंडा होता है, जो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जैसा आपने बताया। चलिए, ये 2 बातें अभी तक हमने की, लेकिन अब हम घूम के आते हैं, क्योंकि हमारा जो विषय है आज का वो कोरोना को लेकर है कि कोरोना क्या है, कोरोना क्यों है बेसिकली। तो क्या इसके ऊपर हम एक प्रीलिमिनरी चर्चा कर सकते हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से कोरोना की क्या परिभाषा है और ये क्या एक्चुअली ये चल क्या रहा है इस समय? क्योंकि सरकार कुछ कह रही है, WHO कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, और अभी तक जैसे हम आज 40-45 साल की उम्र आ गई, इतने सालों में हमने सिर्फ एक ही चीज सुनी थी अभी तक तो, कि वायरस, जो वायरल फीवर या वायरस जो होता है धरती पे हम सभी लोगों को बार बार परेशान करता है। एक तो सीजनल वायरल होता है, फिर समय समय पर कुछ और भिन्न भिन्न प्रकार के वायरस आते रहते हैं, और हमेशा एक ही चीज कही जाती थी कि साहब ये 3 दिन या 6 दिन में अपने आप खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वायरस की तो कोई दवाई होती नहीं थी, और मेरे ख्याल से वायरल फीवर के समय भी हम जो दवाइयां खाते थे वो या तो मल्टीविटामिन होती थी या एंटीबायोटिक होती थी। तो एंटीबायोटिक दवाइयां खाकर वायरल का इलाज कैसे होता था ये तो कभी समझ में नहीं आया, लेकिन डॉक्टर्स वही खिलाते रहे हम लोगों को। तो लेकिन ये प्रश्न हमेशा से खड़ा रहा कि जब वायरस की कोई दवाई नहीं होती तो फिर ये वैक्सीन कहाँ से आ गई? उस पर भी मैं आऊंगा अभी आगे, बट अपन शुरुआत करते हैं। कोरोना का ये जो कालखंड चल रहा है ये बेसिकली है क्या चीज, ये सभी लोग जानना चाहते हैं, ये मूल मुद्दे की बात। बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अभी हमने डीप सोलर मिनिमम की बात की, तो हमारे पास जो सीजनल फ्लू का मौसम होता है वो सितंबर से शुरू होने के बाद में फरवरी या मार्च तक जाता है। इस दौरान में तबीयत सबसे ज्यादा खराब होती है लोगों की, जो नॉर्मल सीजन में होता है बिना किसी पैंडेमिक के। उसका होने का कारण थोड़ा सा अलग है। आपको अगर पता हो तो सूरज के दोनों तरफ ही पृथ्वी जो होती है एक बार सबसे पास में होती है जब सर्दियां आती हैं, और एक बार सबसे दूर होती है जब हमारे पास गर्मी आती है। सो इसको आप याद कीजिएगा, क्योंकि कई बार लोग इसका उल्टा सही समझते हैं। पृथ्वी जब सूरज के पास में होगी तब हमारे पास सर्दियां आती हैं। मैं बिल्कुल इसी बात पे अभी बोलने वाला था कि आप कह रहे हैं कि सूरज जैसी गर्म तारे के हम करीब जब होते हैं तब हमारे यहाँ ठंडी आ जाती है, ठंडक होती है। जी जी। इसको आप गूगल पर भी देख सकते हैं, इसको आप नासा जैसी स्पेस एजेंसी की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट है। तो होता क्या है कि अगर पृथ्वी यहाँ पर सर्दियों में आती है तो ये सूरज से पास में होती है, यहाँ पर अगर पृथ्वी होती है तो ये सूरज से दूरी ज्यादा होती है। सो होता क्या है कि सूरज के और पृथ्वी के बीच में भी एक डार्क एनर्जी अच्छी खासी होती है। जो भी स्पेस है वो डार्क एनर्जी से भरा हुआ है, और डार्क एनर्जी क्या होती है? ठंडी। सो जब दूर वाली पृथ्वी यहाँ सूरज के पास में आती है तो वो किससे टकराती हुई आएगी? जो स्पेस में डार्क एनर्जी पहले से भरी हुई है
ये वायुमंडल में प्रवेश करता रहेगा हल्का हल्का धीरे धीरे। अच्छा। जब ये प्रवेश करेगा तो पृथ्वी भी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि डार्क एनर्जी टकराती हुई आ रही है, क्योंकि ये पास में जा रहा है। सो यहाँ पे जो भी उसका रेडिएशन आता है डार्क एनर्जी का, उसकी वजह से हमें फ्लू होता है। सेम ऐसे ही जब आप किसी पैंडेमिक की बात करते हैं, पैंडेमिक क्योंकि 85 सालों में एक बार आता है, 170 सालों में 2 बार आता है, और कई सालों तक चलता है, 2-3 दशक तक भी चलता है कई बार। सो पैंडेमिक की अगर आप बात करें तो ये तब होता है जब पृथ्वी के सारे ग्रह एक ही कॉर्नर पर आ जाते हैं। ऐसे समय में जो इंटरस्टेलर स्पेस है, आकाश गंगा का जो आसमान है, वहां से और भी ज्यादा ठंडा डार्क मैटर जो होता है वो सोलर सिस्टम के अंदर प्रवेश करता है। हमारे सौर मंडल में जब भी वो आता है तो वो सूरज तक पहुंचता है। तो जैसे हमने कहा कि सूरज को जब चारों मिलेगा तो उसकी एक्टिविटी बंद हो जाएगी। दिस इज लाइक कि कोई हाथ फैला के घूम रहा है और मैंने उसे पीछे से यूं पकड़ लिया तो हाथ नहीं फैला पाएगा। तो सूरज की मैग्नेटिक एक्टिविटी जो होती है वो कंट्रोल हो जाती है, वो एकदम से खत्म हो जाती है। पर जब सूरज तक डार्क एनर्जी आती है तो वो पृथ्वी तक भी आएगी। और ऐसे समय में जब जब पृथ्वी इंटरस्टेलर स्पेस को देखती है या अकेली पड़ जाती है, तब तब पृथ्वी पर इसका प्रकोप ज्यादा रहता है। सो कोरोना को आप ये कह सकते हैं कि कोरोना जो है वो एक रेडिएशन है। इसे वायरस कहना सही नहीं है, क्योंकि ये वायरस की जो डिफाइंड रेंज है उससे 100 गुने से भी ज्यादा छोटा है। और इस वायरस को, अगर मैं इसको वायरस कहूं, तो इस वायरस को हमारे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने या साइंटिस्टों ने इस बार से पहले कभी भी नहीं देखा। सो मैं इसे रेडिएशन कहता हूं। जो इंटरस्टेलर स्पेस से डार्क एनर्जी आती है उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है बॉडी में, उसकी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब जो सूजन होती है। इन्फ्लेमेशन बेसिकली आपकी जो कोशिकाएं हैं उनमें एक तरह की गर्मी आ जाती है। अच्छा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो थर्मल एनर्जी होती है वो डार्क एनर्जी को रिपेल करती है। तो जब रेडिएशन आपके शरीर से पास हो रहा होता है तो रेडिएशन जिस लेवल का होगा उस लेवल के मॉइस्चर को, या आप कहें नमी, आपकी बॉडी में जहां भी पाई जाएगी उसे इन्फेक्ट करेगा। रेडिएशन आपकी बॉडी में कोशिका में जब भी जाएगा तो वो कोशिका के तापमान की वजह से उसमें बंद होके रह जाता है। और जब वो कोशिका के तापमान को, थर्मल एनर्जी के लेयर को रिपेल करेगा, तो उन दोनों में टकराव होता है, जिसकी वजह से आपको बुखार या अल्सर्स भी होते हैं। कई लोगों को छाले पड़ जाते हैं, कई लोगों को गर्मी पैदा होती है, उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। सो बेसिकली जब भी वायरल अटैक होता है आपको इन्फ्लेमेशन ही होता है, आपको एक तरह का बुखार या फ्लू आता है। जी, मैं बीच में इसलिए काट रहा हूँ आपको, क्योंकि ये फिर एक विवादास्पद एक शब्दावली का आपने इस्तेमाल किया, इसमें प्रयोग किया, जो आपने कहा कि रेडिएशन है। रेडिएशन के ऊपर पहले भी, और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर बहुत सख्त टिप्पणी की है। और अगर मुझे सही जानता हूं तो जूही चावला की एक संस्था थी, एनजीओ थी, जो 5G को लेकर काफी सक्रिय थी, और उन्होंने 5G को ना लाया जाए देश में या दुनिया में, इसको लेकर भारत में भी इसके ऊपर आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत बड़ा जुर्माना लगाया उनके ऊपर। तो आप जो कह रहे हैं रेडिएशन की बात जब आप करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये वो रेडिएशन और ये रेडिएशन, मतलब इनके आपस में कोई संबंध तो नहीं निकल के आ रहा है? नहीं तो पता लगा कि आप जो बात कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के दायरे में आ जाए। मैं इसको इस तरह से कहूंगा सचिन जी, आपसे बात करने से पहले अभी मैं एक्चुअली ट्विटर स्पेस पर था, मैं कनाडा में किसी से बात कर रहा था। एक लेडी है और उन्होंने वो वैक्सीनेशन को सपोर्ट नहीं करती हैं किसी वजह से, और उनका भी यही कहना है कि ये रेडिएशन है। उनका ऐसा क्यों मानना है? क्योंकि वो साइंटिफिकली रेडिएशन को नापती हैं जब भी कोई कोविड का पेशेंट मिलता है और उनको वहां पर रेडिएशन मिलता है। हाँ, ये बात सही है आपने जो कहा। इसमें मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। मैं कोर्ट पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, किंतु अगर कोई इसे रेडिएशन नहीं मानता है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अनभिज्ञता में ऐसा हो जाता है। आज सरकार को पता नहीं है या किसी और को पता नहीं है कि कोविड है क्या, तो उसकी सही दवाई बनाएंगे कैसे, या किसी भी टॉपिक पर सही निर्णय देंगे कैसे? ये पहली चीज है। जूही चावला जी के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि हाँ, ये बात सही है कि ये 5G रेडिएशन तो नहीं है। अच्छा। हम लोग 2 साल से इसको टेस्ट भी कर रहे हैं, और 5G रेडिएशन इसलिए नहीं है क्योंकि 5G रेडिएशन की जो रेंज है वो आप देखेंगे वो 100 के नीचे जाती है। जबकि अगर मैं कहूँ यूरोपियन जो हेल्थ एजेंसी है, उनका ये कहना है कि जब तक 350 से ऊपर की रेंज नहीं होती है आपके वेवलेंथ की, तब तक ये ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट नहीं करेगा।
और ये अच्छा। बात बिल्कुल सही है। हमारे पास जो स्पेस रेडिएशन है वो बहुत ज्यादा माइन्यूट है, उनकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा है कि अभी तक उसको मापने के लिए हमने कोई इक्विपमेंट भी नहीं बनाया। ओके। जब हमारे पास कोई मशीन ही नहीं है उसे नापने के लिए, तो हम उस पर काम कैसे करेंगे? ओके। सो So, रेडिएशन इस की बात से थ्योरीज काफी जगह से आई थी जी। रेडिएशन की इस बात थ्योरीज से कम काफी से कम जगह से आई हाँ, थी आपके इस जी। एक्सप्लेनेशन से कम इतना तो समझ सकते हैं कि ये 5G रेडिएशन वाला विषय यहाँ नहीं हम चर्चा बिल्कुल कर नहीं। रहे हैं, कम से कम। 5G ओके। रेडिएशन ओके। सो आप ये कह रहे हैं कि किसी प्रकार से कोई एक रेडिएशन या विकिरण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो जी उसका ये असर है जो हमारे शरीर के ऊपर आ रहा है, और जी जिसके कारण हम कोरोना से अफेक्टेड हो रहे हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक्चुअली तो ये फिर ये जो विकिरण है जो बाहर से आता है और हाँ, आपकी बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर लेयर पर अटैक करता है हम्म। और उस पर्टिकुलर लेयर में इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, तो जिसको फिर हम ये जो वायरस एक थ्योरी समझते आई थी कि था वो चमगादड़ खाने वाले और चाइना से निकलकर वुहान लैब एंड इस तरीके की बहुत सारी बातें जो इनिशियली आई थी, उनका क्या हुआ? हैं। साहब ये मेरे ख्याल से तो देखिए, मैं ग्लोबल रिपोर्ट्स की अगर बात करूं तो अभी तक यह प्रूफ नहीं हुआ है कि चाइना में जो चमगादड़ पाई गई है उनकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। अगर मैं वुहान की बात करूं तो वुहान से 300 किलोमीटर दूर चमगादड़ पाए जाते हैं, पर वुहान में कोई भी चमगादड़ नहीं पाया जाता। ये एक फैक्ट है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं तो मैंने जैसे आपको बताया कि इंटरस्टेलर स्पेस से ये रेडिएशन आता है, तो रात के समय में आप जहां तारों को देखते हैं वो इंटरस्टेलर स्पेस को देखते हैं, आप उस अच्छा। तरफ देख रहे होते हैं। और रात के समय पे अगर आप बाहर हैं या चमगादड़ बाहर है, चमगादड़ तो काफी ऊपर ऊपर तक उड़ते हैं, तो सबसे पहले वही इन्फेक्ट होंगे जो रात्रिचर। तो अगर ठीक है। चमगादड़ में वो वायरस का आपको ट्रेस मिला है या किसी रात्रिचर प्राणी में मिला है, ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। इस चक्कर में बहुत सारे चमगादड़ों को मार दिया गया, मेरे ख्याल से ये गलत है। अगर वो सरवाइव कर सकते हैं तो उन्हें सरवाइव करने देना चाहिए। नहीं, फिर तो ये सोचने वाली बात है कि अगर चमगादड़ कोरोना वायरस को अपने शरीर के अंदर धारण कर कर अगर सरवाइव कर रहा है, तो ये तो एक रिसर्च का विषय है कि वो कैसे सरवाइव कर रहा है, और क्यों ना हम उनसे वो कुछ सीख सकें। ये आपका बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि इससे सही दिशा में रिसर्च को लाया जा सकता है, बशर्ते हमारे वैज्ञानिक उस तरह से सोचना शुरू करें कि उनके शरीर में ऐसा क्या है कि वो लोग सरवाइव कर सकते हैं उसके बाद। ओके। इस पर रिसर्च होनी चाहिए। ओके। ओके। सभी दर्शकों ने जो अभी तक हमने चर्चा की उससे 2-3 तथ्य निकल के आए हैं, जिसमें संजीव जी का कहना ऐसा है कि कोरोना जो है वो कहीं ना कहीं एक रेडिएशन है जो बाह्य अंतरिक्ष से आ रहा है, और जिसके ऊपर हमारा किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल या नियंत्रण तो हम नेचुरली नहीं कर सकते हैं। फिलहाल तो ऐसी कोई तरीका नहीं है हमारे पास में कि हम उसका नियंत्रण कर सकें। जहाँ तक चमगादड़ों में कोरोना वायरस मिलने की बात है, उसका भी एक कारण, बड़ा लॉजिकल कारण आपने दिया है कि चमगादड़ रात में निकलता है, और रात में जो भी जीव खुले आसमान में निकलेंगे, उसमें कोरोना होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। और चमगादड़ तो रात में ही निकलता है, तो नेचुरली वो एक लौता ऐसा पक्षी है जो इसके अंदर कोरोना होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। क्या मैं सही कह पा रहा हूँ संजीव जी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं शुरुआत से ये कहता आ रहा हूँ 2020 से सभी को ये सजेशन देता हूँ कि आप रात में ना निकलें, और आपने इसका एक रिजल्ट भी देखा होगा। हमारी भारत सरकार भी इस बात को कहीं ना कहीं मानती है। इस वजह से आज भी, जबकि मोर्टेलिटी रेट थोड़ा सा कंट्रोल है, पर सारे राज्यों में नाइट लॉकडाउन लगाया हुआ है। अगर आप ग्लोबली इस बात को देखें तो ये किसी और देश में आपको इतना ज्यादा प्रभावी नहीं दिखेगा। नाइट लॉकडाउन सिर्फ भारत में ही लगाया जाता है और बड़े लेवल पर लगाया जाता है, जबकि आपके जितने भी शादी फंक्शन पार्टीज हैं उनका जो मेंबर्स होते हैं वो भी लिमिटेड रखे जाते हैं, और उससे ज्यादा भीड़ दिन में होती है। पर फिर भी नाइट लॉकडाउन अगर रेफर किया जा रहा है या कहा जा रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि नाइट में ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैलता है। तो आपको मैं एक बार बधाई देना चाहूंगा, बिकॉज आप मेरे जानकारी में वो पहले व्यक्ति हैं जो रात्रिकालीन कर्फ्यू की डेफिनेशन दे रहा है कि रात में कर्फ्यू होता क्यों है। सरकार में हम इतने लोगों को जानते हैं, कलेक्टर्स, कमिश्नर्स और इवन भारत सरकार के सचिव से लेकर सेक्रेटरी से सबसे बात कर ली,
आज तक कोई ये बता नहीं पाया कि रात पे कर्फ्यू क्यों लगाते हैं, सरकार रात का कर्फ्यू क्यों सबसे पहले घोषित करता है। हाँ, ये अचंभे वाली बात है, क्योंकि मैंने टाइम टू टाइम सरकार के साथ भी अपनी रिपोर्ट शेयर की है। उनमें से अगर कुछ मुझे प्रभावी दिखा जो सरकार ने किया है तो वो नाइट लॉकडाउन है। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि अगर ये रेडिएशन का केस है तो कंटेजियस नहीं है। आपको मास्क आप लगाएं ना लगाएं आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई फर्क नहीं है। इवन हमने कई बार ये देखा है कि लॉकडाउन लगाने के बाद भी महीने भर तक केसेस बढ़ते रहे। सो ये थोड़ी सी अलग अलग बातें हैं, बट इसमें ग्लोबल गाइडलाइंस भी हैं, WHO का भी हस्तक्षेप रहा ही होगा। तो शायद सरकार ने नाइट लॉकडाउन लगाना बेहतर समझा और इसे लगाया। इस बात के लिए मैं सरकार का शुक्रगुजार हूँ। बाकी टाइमलाइंस शायद जो भी आ रही हैं उनमें आने वाली जो भी गाइडलाइन होनी चाहिए वो हम लोग दर्शकों को यहाँ पर बताने ही वाले हैं। नहीं, हमने बताई है, मतलब हाँ, भविष्य के इस पेज पर हमने लगातार ये बात कही है कि क्यों रात में नहीं निकलना चाहिए। टेक्स्ट के अंदर तो मैंने कई बार इस विषय को चर्चा में हम लाए हैं इस पेज के ऊपर कि रात के समय रेडिएशन होता है, ये सारी बातें हमने लिखी हैं। लेकिन आज पहली बार ये हम लोग फेस टू फेस बात कर पा रहे हैं और बहुत से दर्शक शायद ये लाइव को देखेंगे या रिकॉर्डिंग में देखेंगे और सब तब इन विषयों को एक एक करके वो समझने का प्रयास करेंगे। अब मेरा इसमें एक जो प्रश्न निकल के आता है वो ये है कि जो आपकी डेफिनेशन के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से, तो इतना तो क्लियर हो गया कि एक विकिरण है, एक रेडिएशन है जो बाहर से आ रहा है, जो हमारे शरीर को पेनिट्रेट करता है और उस विकिरण की वजह से हमारे शरीर में कहीं ना कहीं एक सूजन या गर्मी या एक इन्फ्लेमेशन पैदा होता है। लेकिन देखिए क्या होता है, इन्फ्लेमेशन पैदा होना एक अलग बात हो। भाई आज मान लीजिए मैं किसी भी कारण से मैं जल गया, किसी भी कारण जल गया है, या मेरा शरीर किसी भी कारण से बुखार आ गया, गर्म हो गया, बट ये गर्मी जानलेवा वायरस के अंदर कैसे कन्वर्ट होती है, ये बात एक समझने का विषय है कि ऐसे क्या कारण बन जाते हैं कि वायरस आ जाता है और मतलब वायरस ये गोल सा एक स्पाइक निकला हुआ एक जंतु ऐसा गोल गोल घूमता हुआ दिखाया जाता है। तो ये एक बार समझने और सोचने की बात है कि ऐसा कैसे होता है। और दूसरा एक मेरा सवाल आपसे ये भी है कि वो ठीक है कि ये रात में हम निकलते हैं और रात में ये इसका असर ज्यादा होता है, बट क्या कारण है कि दिन में ये नहीं होता है और दिन में इसका असर हम लोग के सामने नहीं आता है? जी संजय जी। तो आपने दो सवाल मुझसे पूछे कि पहला तो जो वायरस होता है वो कैसे बनता है जिसमें जगह जगह स्पाइक्स निकलते रहते हैं, और आपका दूसरा सवाल जो था कि वायरस हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन या सूजन या जो गर्मी होता है वो कैसे पैदा करता है। तो इसको आप ऐसे समझें कि पूरे ब्रह्मांड का जो विज्ञान है वो एक सा ही होता है। अगर आप थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पे जाएं, जिसको मैं स्टडी करता हूँ, तो सूरज से स्पाइक्स निकलते हैं, इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो मैग्नेटिक फ्लक्सेस निकलते हैं सूरज से, जिनको हम लोग सोलर एक्टिविटी कहते हैं, वो इसी तरीके के होते हैं। सो जब भी आपका कोई भी वायरस किसी भी बॉडी में जाता है तो वहां पर वो जब भी ह्यूमन सेल में जाएगा, कोशिका में जाएगा, तो कोशिका में एक तापमान रहता है। डार्क एनर्जी जो है वो एक रेडिएशन है, जब वो अंदर पहुंचता है तो वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है और वो एक गर्मी से घिरा हुआ होता है जो कोशिका की लेयर में होती है। जब वो गर्मी से घिरता है तो उसको रिपेल करने के लिए वो उसके पास आता है, और जब वो उसके पास आएगा तो वहां पर इन्फ्लेमेशन पैदा होता है। इन्फ्लेमेशन ये कैसे पैदा करता है, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। जैसे मैं अगर इसको मान लूं कि ये डार्क एनर्जी है और ये थर्मल एनर्जी है हमारी कोशिका की, इन दोनों के बीच में सिर्फ हवा है, तो इनमें अभी बीच में कोई घर्षण नहीं है, कोई भी वाइब्रेशंस नहीं है, कोई घर्षण नहीं हो रहा है, तो इसमें हीट पैदा नहीं होगी। लेकिन जब एकदम पास में आ जाएंगे और जब ये रगड़ेंगे तो आप देखेंगे आपकी उंगलियों में एक घर्षण पैदा होता है, वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। इस तरह से जब ये थर्मल एनर्जी और डार्क एनर्जी एक दूसरे से मिलते हैं तब ये इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। वहां पर रबिंग होगी, वहां पर घर्षण आएगा, फ्रिक्शन आएगा, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन पैदा होता है। और इन्फ्लेमेशन अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहां पे वो जो टिश्यूज होते हैं वो बर्स्ट करने लग जाते हैं, जिसके बाद में हमें ज्यादा प्रॉब्लम महसूस होती है। ओके। तो इसका मतलब ये हो गया कि गर्मी जब आती है या इसकी वजह से जो गर्मी बढ़ती है उसकी वजह से हमारे शरीर में ही ऐसा कुछ होता है जिस वजह से ये वायरस पैदा होता है।
क्या आप ये सही शब्दावली होगी? नहीं, इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जब भी कोई भी रेडिएशन जाता है और अगर हमें पता है कि ये रेडिएशन का समय है तो हम उससे बच जरूर सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपकी बॉडी मेरा का मेरा प्रश्न कुछ और है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे रेडिएशन आया और मेरे शरीर में आने के बाद में ऐसा वो प्रक्रिया जो आपने बताई कि भाई ठीक है, जी गर्मी हुई वहां तक तो ठीक है, बट ये जी वायरस कहाँ से पैदा होता है? मतलब मैं मूल प्रश्न पे फिर जानना चाह रहा हूँ कि जिसको ये कोरोना वायरस की बात करते हैं ना, वो जो मैंने स्पाइक वाली आपसे बात की, तो वो स्पाइक वाला जंतु कहाँ से पैदा होता है जो हमें दिखाया जाता है? वो फिर मैं उसी प्रश्न पे आप लौट के आ रहा हूँ, क्योंकि सभी बिल्कुल दर्शक इसी तरीके से सोच रहे होंगे इसमें। आप बिल्कुल सही सवाल पर आए हैं। आप एक्चुअली मुझसे ये जानना चाहते हैं कि जो जीवन का मूल होता है वो कहाँ से आता है। सो जीवन के नहीं, मूल ये की बात बिल्कुल सही बात है। आप ये जानना चाहते हैं कि वो जो जंतु दिखाई देता है वो कहाँ से आता है, हाँ क्योंकि हाँ। आपने देखा होगा कई बार जैसे हम लोग सोचते हैं कि कोई गड्ढा एक सूखा हुआ था, फिर बारिश हुई तो वो पानी भर गया वहां पर, फिर उसमें अपने आप कीड़े मकोड़े मछलियां सब कुछ पैदा वो हो गए। टेटपोल से पैदा होना शुरू होती है चीजें उसमें। कई बार हम्म, ऐसा होता है, तो वो हम्म, कहाँ से आए, क्योंकि वो बिना पानी के नहीं रह सकते, बट पानी हम्म, आते ही वो अपने आप कैसे पैदा हो गए। सो आप जीवन ठीक का है। मूल खोजना चाहते हैं, ये अपने हम्म, आप में एक अच्छी बात है। बहुत ज्यादा डिटेल में इसको नहीं ले जाते हैं, पर हम्म, आपको मैं बताऊं तो जीवन का जो मूल तत्व है, अगर आप ये भी देखें कि हम लोग महिलाएं जैसे गर्भ धारण करती हैं तो वो कब करती हैं, वहां हम्म, पर एक मीडियम बनता है, एक थर्मल लेयर और एक डार्क एनर्जी के बीच में जब एक मीडियम क्रिएट होता है तो हम्म, वहां पर लाइफ पैदा हो सकती है। ठीक अच्छा। ऐसा ही हमारी कोशिकाओं में भी होता है। तो हम्म, जब रेडिएशन जाता है और वो थर्मल एनर्जी के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक सेपरेट बॉडी से एक सेपरेट एंटिटी बनाते हैं वहां पर, जिसको हम्म, ये कह सकते हैं कि अगर टाइमली नहीं रोका गया तो वो वायरस बन जाता है, या कई केसेस में बैक्टीरिया भी बन जाते हैं। आप अच्छा। इसको सीधे से माने कि जैसे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पर गौर नहीं किया जिन पर हम इंडिया वाले गौर करते हैं। आपके घर में जैसे रोटी या ब्रेड होती है, आपने देखा होगा 2 दिन 3 दिन ज्यादा रख दिया अगर आपने तो उसमें फंगस लग जाता है। फंगस आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। सो फंगस इज अ फॉर्म ऑफ लाइफ, ये हम्म, जीवन का ही एक रूप है हाँ फंगस, बिल्कुल जो बिल्कुल। हरे रंग का होता है। हाँ। फिर आपने देखा होगा अगर आपने 2 या 3 दिन उसको ज्यादा रख दिया तो आपको उसमें मॉइस्चर दिखाई देगा जो थोड़ा सा लिसा होता है, हम्म, और इसके साथ ही वो जो फंगस ग्रीन कलर की थी वो आपको काली होती हुई दिखाई देगी। ठीक है। कमाल की बात ये है कि जब आप उस फंगस को, काली हुई फंगस को आप उठा के उंगलियों में रब करेंगे और सूंघेंगे तो आपको जलने की बदबू आएगी, जैसे इसे जलाया गया। अब अच्छा। सोचने वाली बात यह है कि जब आपके यहाँ सर्दी पड़ती है या नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है तो कोई भी एलिमेंट जल कैसे सकता है। सो सही ऐसा बात है। इसलिए होता है क्योंकि वहां पर एक लाइफ फॉर्म क्रिएट होता है जहां पर मीडियम्स बनती हैं। इस पे हम लोग कभी और बात करेंगे कि जैसे ग्रहों के बीच में भी मीडियम्स बनती हैं, ग्रहों के हम्म, बाहर। आप अगर सूर्य के कोरोना की बात करें तो वो एक मीडियम है जहाँ पे टेम्परेचर जनरेट होता है बहुत ज्यादा। इसके अलावा पृथ्वी के बाहर भी आपने सुना होगा कि जब भी कोई बाहर से उल्का पिंड आता है तो उसमें एकदम से आग लग जाती है। हाँ, ये वो भी तो एक मीडियम की जब वजह हमारे से होता है। वायुमंडल में आता है और वायुमंडल में जो हाँ, घर्षण होता है उसकी वजह से आग लगती है उसमें। इसी तरह से सोलर सिस्टम के बाहर आप जाएं तो हीलियोस्फीयर पे भी आपको काफी ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा। ओके। हो सकता है विज्ञान आपको ये कहे कि 28,000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, बट जब वो सोलर सिस्टम से बाहर जाके आप उस टेम्परेचर को देखेंगे तो सूर्य से कोरोना से कम नहीं मिलेगा, उसका अंतर इतना ही होने वाला है। खैर, मेरे ख्याल से सो अपन हर बहुत जगह दूर पे ये जा रहे मिलेगी। हैं। मैं जी हम लोग अपनी पृथ्वी से बहुत दूर चले गए। वापस अपन अपनी चर्चा पे आते हैं और दोबारा से मैं उसी विषय पे आता हूँ कि जैसे आपने कहा कि ये एक अंतरिक्ष से आने वाले किसी विकिरण या रेडिएशन की वजह से ये इस तरीके की समस्या हमारे सामने आ रही। तो फिर यहीं से एक प्रश्न उठता है कि अभी ही क्यों? क्या इसके पहले भी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो कितना पहले हुआ है? क्या उसके भी पहले हुआ है? जैसे पेंडेमिक की अगर बात करें तो हमने सुना है कि लगभग 82 या 82 या 86 साल में एक बार एक पेंडेमिक आ जाता है, फिर लगभग 170 साल में भी एक पेंडेमिक आता है। तो इस तरीके की बातें इतिहास में जो डेटा हमारे सामने उपलब्ध है, और इसके ऊपर हमने काफी सारी चर्चाएं भी पहले की हैं। तो क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि ये कोरोना आज ही आया है या इसके पहले भी इस तरीके के कुछ रेडिएशंस की वजह से हम लोगों ने परेशानियों को झेला है? ये बहुत ही बड़ा विषय है।
हालांकि मैं इसमें सिर्फ छोटे रूप में इतना ही कह सकता हूँ कि ब्रह्मांड जो होता है वो हमेशा चलायमान है। अगर आप समय को एक परिभाषा देना चाहें तो जब भी हम अपने घर में बैठे रहते हैं, जब अगर हम साल भर भी बैठे रहें तो भी हम ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं चलायमान है, क्योंकि पृथ्वी हमारी ऑलरेडी चल रही है, सूरज भी किसी दिशा में चल रहा है, इसी तरह से आकाश गंगा भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। सो इसको अगर आप देखेंगे तो जब आप सोलर साइकिल को काउंट करते हैं, आपका जो सौर मंडल का जो समय चक्र है वो 170 सालों का होता है लगभग। ये इसमें भी एक दिन रात होता है, जैसे पृथ्वी में हमारे दिन रात होता है, इसमें भी एक दिन रात होता है। सो दिन का समय 85 वर्षों में बटा हुआ है, रात का भी समय 85 वर्षों में बटा हुआ है। इन 85 वर्षों में 2 बार पेंडेमिक्स आते हैं आपके पास, जब जब आपके पास डीप सोलर मिनिमम आता है। और डीप सोलर मिनिमम तब आएगा जब जब यूरेनस और नेपच्यून, ये 2 प्लेट नेपच्यून जो ग्रह हैं, ये जब एक साथ हो जाएंगे या फिर ये सबसे ज्यादा दूरी पर होंगे। सो ये वो समय होगा जब आपके पास पेंडेमिक आएगा। इसके बाद में एक छोटे, अगर हम साइकिल पर जाते हैं तो जुपिटर और सैटर्न की वजह से भी एक छोटा साइकिल होता है जिसे हम लोग सोलर मिनिमम कहते हैं। जब जब इनका कंजंक्शन होता है या जब जब ये सबसे ज्यादा दूरी पर होते हैं तब भी एक पेंडेमिक आता है। सो आप इसको ऐसे मान के चलें कि अगर 85 सालों के डिफरेंस में 42 साल गर्मी के हैं और 42 साल अगर सर्दी के हैं, तो ये सर्दी वाला जो समय है ये होता है ग्रैंड सोलर मिनिमम का समय। नहीं, इसमें सर्दी और गर्मी में बरसात नहीं आ रही बीच में ना, क्योंकि हम धरती के बाहर की बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें बरसात बीच में नहीं आ रही है क्योंकि जो 5 एलिमेंट्स हैं वो हम लोग यहाँ पर नहीं ला रहे हैं। पर इन 42 सालों के पीरियड में जब सर्दी पड़ने वाली है, आप देखेंगे तो जो आखिरी के 20-25 साल होते हैं तब आपको ये पेंडेमिक्स बहुत ज्यादा दिखेंगे। जब ये पॉइंट कंजंक्शन क्रॉस होगा तो उसके बाद में आपको और भी ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि पहले 20 सालों में क्या होता है, आपका टेम्परेचर डाउन होने लगता है, उसके बाद में आपको इफेक्ट दिखने शुरू होंगे और उसके बाद में ये 20 सालों तक जाएगा। तो इस तरह से कुल मिला के करीब 42 साल का पीरियड होता है जब ये पेंडेमिक्स बहुत ज्यादा आते हैं। मैं अगर आज की बात करूं तो जो 2019 से आप वायरस देख रहे हैं, ये 2019 से नहीं है। आपको पहला जो स्पाइक कोविड का मिला था वो 2000 और 2001 में मिला था, जिसको हमने सार्स कोविड का नाम दिया था। हाँ, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से डेटॉल का जो बोतल आती है उसमें पीछे लिखा हुआ मैंने खुद ने देखा है कि इट कैन फाइट विद कोरोना वायरस। और तब भी ये सवाल आया था कि भाई जब वायरस अभी आया तो ये कौन सा कोरोना है जिससे डेटॉल पता नहीं कितने सालों से लड़ रहा है। सो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इन कंपनियों को या कॉर्पोरेट्स को या चाइना को ये पहले से पता है कि अगर कोई भी आज बैक्टीरिया या वायरस का इफेक्ट शुरू हुआ है तो अगले दशकों में भी ये कब कब आना चाहिए, उस हिसाब से तैयारी करते हैं। सो जैसे मैंने आपसे कहा कि 1998 में यूरेनस का और नेपच्यून का कंजंक्शन हुआ था, उसके ठीक 85 साल पहले 1913 में भी जुपिटर और सैटर्न का यूरेनस और नेपच्यून का कंजंक्शन हुआ था। पर उस समय डार्क एनर्जी अंदर नहीं आ पाई। सो जब अगला कंजंक्शन जुपिटर और सैटर्न का हुआ, जिसको आप गुरु और शनि कहते हैं, जब वो एक साथ आके मिले 1918 में, तब स्पेनिश फ्लू आया था और मेरे ख्याल से शायद लाखों लोग उसमें भी मारे गए थे और वो भी करीब 3 से 4 साल चला था। ओके, सो ठीक है। तो अभी यहीं से एक आपने मेरे साथ में एक पीपीटी भी शेयर किया हुआ था और उसके अंदर भी आपने काफी सारा डेटा दिया हुआ है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जो आप जितनी बातें कह रहे हैं इनको अगर हम जो आंकड़े हमारे सामने हैं अगर इनके साथ पे चर्चा करेंगे तो दर्शकों को ज्यादा समझ में भी आएगा और मेरे ख्याल से जो बहुत चीजों को जानने वाले लोग हैं उन्हें शायद संतुष्टि भी मिलेगी कि जो बातें आप कर रहे हैं उसके पीछे एक डेटा है, क्योंकि जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो बिना डेटा के साइंस का कोई औचित्य अर्थ नहीं निकल के आता, क्योंकि साइंस का मतलब ही है यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात निकल कर आती है कि जब भी आप कोई नई बात कहते हैं तो उसे कई बार ये कह के ठुकरा दिया जाता है कि ये एक थ्योरी है जिसके बारे में कोई और नहीं जानता, कोई और इसके बारे में बात नहीं करता और इसके बारे में पुराना कोई भी रिटन डेटा अवेलेबल नहीं है जो लिखा गया हो या साइंटिस्टों ने इस पे रिसर्च की हो। किंतु जब आप इसका सबूत देते हैं, प्रूफ देते हैं, तो एक साधारण से साधारण इंसान को भी ये बात समझ में आती है और इस चीज को इजीली आसानी से समझा जा सकता है इस बात को। तो मेरे ख्याल से अगर हम उस पर जाते हैं तो ज्यादा अच्छे से वो, क्योंकि वो थ्योरी नहीं है, वो एक सबूत है जो ये दिखाता है कि ये कैसे काम करता है।
ओके, हम लोग उस पर आते हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीका होगा शायद। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपका जो आपने मेरे साथ में शेयर किया हुआ है पीपीटी, अब हम उस पीपीटी पे हैं और इसकी जी। शुरुआत ही वही स्पाइक निकलते हुए जंतु के साथ में हो रही है जिसकी हमने अभी चर्चा की है। तो जी। मैं इसका पहले स्लाइड पे आपको लेके चलता हूँ। हाँ, तो यहाँ आपने कुछ डिटेल दिए हैं इनके बारे में। अगर आप इसमें आपने कुछ संजू बाबा करके ये आपने अपने शायद कू सॉफ्टवेयर में जो आप अपडेट करते हैं, ये उसके डिटेल आप दे रहे हैं यहाँ पे। जी, जैसे आप भविष्य में ये सारी चीजें अपडेट करते हैं, ऐसे ही मैं कूप पर विद्यमान हूँ। और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि सचिन जी जैसे ही मेरे कुछ और भी मित्र हैं जिन्होंने मुझे ये कहा कि आप जो भी बात कहते हो वो सत्य होती है, ये बात सही है, लेकिन इसका रिकॉर्ड नहीं है। और जब तक ये बात रिकॉर्डेड नहीं है, इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह की कोई थ्योरी नहीं है, वैज्ञानिकों ने कभी इस तरह की बात नहीं की। तो हमने कूप पर एक जागरूकता अभियान जैसा छोटा सा शुरू किया, जिसमें हमने भविष्यवाणियां की हैं और उसके बाद में उनके जो रिजल्ट आए हैं तो उनको भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस भविष्यवाणी में ये बोला गया था कि 21 और 22 अक्टूबर से तीसरी लहर शुरू होनी है। और अगर आपको याद होगा तो 21 अक्टूबर को ही ब्रिटेन का वो दिन था जब वहाँ 40,000 केसेस एक दिन में आए थे। और ये WHO का जो वर्ल्ड वाइड डेटा होता है उस पर बेस्ड जो चार्ट है वो दिया हुआ है, जहां पर 25 अक्टूबर से आपको एकदम से ग्रोथ होता हुआ चार्ट दिखाई दे रहा है जो पीक पर जा रहा है। सो ये फोरकास्ट एकदम सही था, एक्यूरेट था, इसमें एक दिन की भी इधर उधर की गलती नहीं थी, क्योंकि 21 तारीख का भी फोरकास्ट 10 जून को किया गया था और 22 अक्टूबर का फोरकास्ट 17 जुलाई को किया गया था। ओके, इसके अलावा जी, इसमें जितनी बातें मैं अभी देख पा रहा हूँ, मैं एक्चुअली ये स्क्रीन को साइड पे कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा कैमरा बीच में आ जाता है। इसमें आपने लिखा है कि 21 तारीख से ये परेशानी शुरू होगी, अक्टूबर से। ये हम जो 2021 में आपने लिखी थी ये बात। जी, ओके, और ये जो बीच में आप डेटा दे रहे हैं, ये डेटा आपके पास में आया WHO से, ये जो बीच में आया हुआ है? ये WHO की जो वर्ल्ड वाइड साइट है, वहां पर कोविड मीटर करके एक चीज होती है, तो जिसमें अगर अच्छा। आप किसी भी कंट्री का भी ग्राफ देखना चाहेंगे या पूरी दुनिया का ग्राफ देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर डे कितने केसेस आते हैं उसके हिसाब से एक ग्राफ बनाया जाता है जो अच्छा। सारे देशों से रिपोर्ट होता है, और उसमें आपको करंट के केसेस मिल जाते हैं। अच्छा। इससे काफी सहायता मिलती है, क्योंकि कई जगह कभी कोविड कम होता है, कभी ज्यादा होता है, उसके अलग अलग कारण हैं, जैसे बारिश भी एक बड़ा कारण होता है इसका। तो आपको एक सैग्रीगेटेड वर्ल्ड वाइड कंट्री वाइज आपको रिपोर्ट चाहिए तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, और वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट चाहिए तो वो भी यहाँ पर मिल जाती है। ओके, तो ये आपने गूगल पर सर्च किया जा सकता है। जी हाँ, ये आपने जो मैं देख पा रहा हूँ 17 जुलाई ये 2021 को आपने लिखा था, फिर 10 जून को लिखा है, ये 16 दिसंबर को भी आपने इसके बारे में चर्चा की है ना? जी, और मेरे ख्याल से इसी के साथ में हमने भविष्य के अपने इस पेज के ऊपर भी इसके बारे में चर्चा की है। जी, जी। चलिए, अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन आते हैं। ये आपने स्लाइड दिया हुआ है, ओके, ये आपने फोरकास्ट दिया है 23 फरवरी 2021 का। जी, इस फोरकास्ट में हमने ये डिस्कस किया था, क्योंकि उस समय जस्ट हमने कू हैंडल को शुरू ही किया था। अच्छा। तो उस समय बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, कई लोग कह रहे थे कि कोविड अब कम हो रहा है, लेकिन लोग काफी मर रहे हैं, मॉर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा हो रही है। तब मैंने उनको ये बताया था कि मार्च के पहले हफ्ते से लेके 10 अगस्त तक जो नया स्ट्रेन आने वाला है उसकी वजह से काफी ज्यादा केसेस बढ़ेंगे, और मार्च के पहले हफ्ते से केसेस बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ने वाले थे। तो उसकी भी हमने इसमें चर्चा की है, जिसको आपको WHO का ही जो साइट से हमें रिजल्ट मिला हुआ है उसका चार्ट आपको दिया हुआ है यहाँ। ये जो राइट साइड में अपन 7 मार्च की बात कर रहे हैं ना 2021। जी, आप देख रहे होंगे 7 मार्च को केसेस काफी कम थे, फिर एकदम से बढ़ गए। जी जी जी, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके ओके, फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड आपका जो कहता है ये टाइम्स ऑफ रिपोर्ट की आपने कुछ बात की है इसमें, टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया में 10 मार्च को एक रिपोर्ट आया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि जनवरी और फरवरी में मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, और उसके बाद में जैसे ही मार्च शुरू हुआ मॉर्टेलिटी रेट कम हो गया, लेकिन नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। ये 10 मार्च को रिपोर्ट आई थी, जबकि 22 फरवरी को ये लिखा गया था कि जनवरी और फरवरी में
एस्टेरॉइड्स के आगे से पृथ्वी जा रही थी, एस्टेरॉइड्स की जो छाया पड़ रही थी उसकी वजह से कोविड का जो था वो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा था, इसलिए कोविड केसेस के नंबर्स कम होने चाहिए थे। लेकिन जो इनसे डार्क एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी उसकी वजह से मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा होनी चाहिए। जो यहाँ पर 22 तारीख को यहाँ पर जो फोरकास्ट किया गया था, अगर आप रिपोर्ट्स को देखें तो ये रिपोर्ट्स लगभग उसकी ही कॉपी है। बस आपको परसेंटेज और मॉर्टेलिटी रेट एग्जैक्टली डिस्कस नहीं किया गया है, बट स्ट्रेंथ कहाँ पर बढ़नी है कहाँ पर कम होनी है ये 22 तारीख को फोकस कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से अगर आप वायरस की डेट के साथ साथ वायरस का पैटर्न भी अगर आप फोरकास्ट कर सकते हैं या उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है, और ये साइंस पर ही बेस्ड हो सकती है, इसको भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल बड़ी बात है, और यही चीज हमने लगातार अपने भविष्य के इस पेज पर हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि कम से कम कोरोना को लेकर जो भी हम चर्चा कर रहे हैं ये शुद्ध रूप से केवल और केवल ज्योतिषीय आकलन नहीं है, क्योंकि आपके साथ में चर्चा के साथ में और बाकी जो हमारा नेटवर्क है ज्योतिषियों का जिसके बारे में आपको भी पता ही है, उनके बीच में भी हमने इन तथ्यों को रखा है, इन विषयों को रखा है, और कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को जानकर अच्छा लगेगा और ये जानकारी भी मिलेगी कि कैसे आपके द्वारा दिए गए वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक डेटा से संबंधित से निकाले हुए जो भी डिटेल आकर निकल के आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ज्योतिष शास्त्र में दिए गए जितने भी जो उसके कैलकुलेशंस हैं, जो उसके गुणा भाग हैं, उनसे कहीं ना कहीं मैच भी करते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है, और यहाँ से मुझे इस चीज में और ज्यादा कॉन्फिडेंस हमें निकल के आता है कि ज्योतिष में जितने कैलकुलेशंस दिए हुए हैं नेचुरली वो इतने करोड़ों अरबों साल पुरानी बातें हैं कि शायद अब किसने जब भी वो तैयार किए होंगे, उन्होंने क्या देख के कैसे किए होंगे, ये तो वही जानते होंगे। हमारे सामने तो सिंपली उसका एक एक्सप्लेनेशन आ जाता है कि अगर एक ग्रह या दो ग्रह या तीन ग्रह यहाँ से यहाँ जाएंगे, इस नक्षत्र से इस नक्षत्र में जाएंगे, इस राशि से इस राशि में जाएंगे, तो ये परिवर्तन आएगा, और उसके बहुत सारे उन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। तो लेकिन बात यह है कि अल्टीमेटली वो ग्रह भी तो यही ग्रह हैं जिन ग्रहों की हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है सचिन जी। ज्योतिष में और विज्ञान में अंतर सिर्फ इतना ही है कि ज्योतिष के हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं वो रेडी हमें सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, और उनका आकलन करके हम एक संभावना देते हैं कि जब ये इस राशि में आएगा। क्योंकि जब हम किसी ग्रह के राशि में आने की बात करते हैं तो लगभग 30 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम लोग काउंट करते हैं, और उस पीरियड में हम संभावनाएं बताते हैं। बिल्कुल। मैं कभी किन्हीं एस्ट्रोलॉजर से भी मिला तो उन्होंने भी हमको यही बताया कि आप जिस विज्ञान पर काम करते हो ये एस्ट्रोलॉजी के पीछे का विज्ञान, आपको एस्ट्रोलॉजी भले ही नहीं आती पर आपको उसका विज्ञान पता है। और विज्ञान पता होने का ये फायदा है कि आज मैं कोविड को फोकस कर सकता हूँ। सोलर स्टॉर्म में मैंने इवन कुछ वैज्ञानिक जो थे उनको भी चैलेंज करके बोला, मैंने 3 महीने से पहले से डेट्स उनको दी और उन्हीं डेट्स पर आया। कमाल की बात यह है कि नासा भी इसकी भविष्यवाणी 4 या 5 दिन पहले से कर सकता है जब वो सूरज से कोई भी सोलर स्टॉर्म निकलते हुए देखते हैं। इसी तरह से आप कहेंगे जैसे जून में एक भविष्यवाणी में ये कह दिया गया था कि इस बार बारिश हद से ज्यादा होने की संभावना है और ये होगी ही होगी। या 30 जनवरी को अमेरिका में जो साइक्लोन आया, बॉम्ब साइक्लोन आया, या दिसंबर में जो राय साइक्लोन आया जिसने फिलीपींस को बर्बाद कर दिया, उनकी भविष्यवाणी हमने पहले से की हुई। इनफैक्ट मैं आपको पहले भी मैंने बताया है, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि मैं खुद कोरोना ग्रसित हुआ था। बहुत मुश्किल से 2-3 दिन तो हमारे यहाँ भी काफी पूजा पाठ हुआ, उसके बाद मैं निकल के आया, करीब 12-13 दिन अस्पताल में रहा था, और उसके बाद में लगभग 2 महीने में कहीं जाने की हालत में नहीं था, बहुत ज्यादा कमजोरी, और आज भी वो कमजोरी को मैं महसूस करता हूँ। लेकिन चूंकि वो समय ऐसा था जिस समय मुझे घर पे क्वारंटाइन रहना ही था, घर पे रहना आवश्यक था, और ये वो समय था जब बैठे बैठे करने के लिए कुछ और था नहीं। और बाई चांस की बात है, उसी बीच में संजीव जी का मुझे एक कहीं किसी ने कहीं कुछ शेयर किया था जिसमें इन्होंने 18 मई को आने वाले ताइते तूफान की भविष्यवाणी की हुई थी, शायद फरवरी में, अगर मैं सही हूँ संजीव जी। जी, फरवरी में। आपने फरवरी 2021 में आपने ये बताया था कि 18 मई 2021 को
तूफान आ जाएगा और सरकार के कुछ आपने उसका सेंटेंस भी कुछ मजेदार सा था कि ये लोगों को तैयार रहना चाहिए या शायद एनडीआरएफ को तैयार रहना चाहिए, ऐसा कुछ दिखा था आप। अरे ये कमाल की बात है एक्चुअली। उस टाइम पे हमारी ऊपर ही एक टॉपिक चल रहा था साइक्लोन का, कि साइक्लोन कैसे आते हैं, तो मैं उसका विज्ञान लोगों को बता रहा था। तब ये बात हुई कि इसमें मिलियन और बिलियन डॉलर्स का लॉस हर बार होता है। तो हमने कहा जब हम इसको फोरकास्ट कर सकते हैं सालों पहले से, महीनों पहले से, तो फिर हम तैयारी क्यों नहीं कर सकते। तो उस एक पोस्ट में जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, आपके पास शायद होगा वो, उसमें 3 डेट्स दी गई थी। एक सितंबर की डेट दी हुई थी, एक 18 मई की डेट दी हुई थी, और दिसंबर में आने वाले मौसम के बारे में दिसंबर और जनवरी के लिए भी बोला गया था, 16 दिसंबर से 16 जनवरी। ओके। सो आपने अगर देखा होगा कि काफी सारा साइक्लोनिक सीजन रहा दिसंबर और जनवरी में भी, तो वो भविष्यवाणियां भी सही हुई। सितंबर में भी साइक्लोनिक सीजन था एक अच्छा खासा। आपका 15 जनवरी को जो आपका अंडर वाटर वॉल्केनिक एरप्शन हुआ है, जिसमें सुनामी भी आई थी और 10,000 किलोमीटर तक जिसे फील किया गया, इसकी भी भविष्यवाणी कहीं ना कहीं उस पीरियड में ही थी। तो ये भी 4 दिसंबर को एकदम क्लियर कर दिया गया था कि अब समंदर के अंदर कुछ बड़े ब्लास्ट होने वाले हैं, जिसमें सुनामी भी आई। सो ये कमाल की बात थी। हाँ, हम फिर से अपने ही टॉपिक पे लौट के आते हैं जो हम अभी चर्चा कर ही रहे थे, कोरोना को लेकर। बात वही आती है कि जब हम कोरोना की बात करते हैं तो कैसे कोरोना जो है ये इन सारी चीजों में, अभी नेक्स्ट स्लाइड आपने जो दिया हुआ है उस पर आ जाते हैं, या फिर आपने कुछ WHO के डेटा को लेकर इसमें टिप्पणी है कुछ, इसको एक्सप्लेन करेंगे? मैं नहीं कहूंगा WHO के डेटा को लेकर टिप्पणी है, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है जो उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग दी थी कोविड-19 पर, जिसमें उन्होंने एक्चुअली दिखाया हुआ है कि 10 मई के बाद से आपके जो केसेस थे कोविड के, वो घटने कम हो गए थे। ठीक है। यहाँ पर अगर आपको याद हो तो 10 मई के पहले भी कई बार मीडिया ब्रीफिंग आती थी, मीडिया रिपोर्ट्स आती थी, जिनमें ये कहा जाता था कि 10 मई के बाद कोरोना पीक की तरफ बढ़ेगा। और मैंने उस टाइम पर भविष्यवाणियां की हुई थी कि 10 मई के बाद में कोरोना कम हो जाएगा, क्योंकि बारिश शुरू होने वाली थी। सो बारिश एक बड़ी अच्छी चीज होती है। मेरे ख्याल से सारे दर्शकों ने भी ये नोट किया होगा कि कोविड में लॉकडाउन लगाने के 1 महीने बाद भी हमारे पास केसेस बढ़ रहे थे, पर जैसे ही बारिश शुरू हुई 4-5 दिनों में ही हमारे पास केसेस कम हो गए। ये मेरे ख्याल से या बिल्कुल हम ये उसी तारीख की बात कर रहे हैं कि 18 तारीख से, चूंकि नेचुरली 18 तारीख को तो वो साइक्लोन का असर बिल्कुल आ गया था, लेकिन बादलों का फॉर्मेशन तो उसके पहले से बनना शुरू हो गया था, बादलों का 11-12 आ चुका था। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ भी वो चीज बिल्कुल सही निकल के आती है कि 18 तारीख के बाद एकदम से कोरोना के केसेस में हम लोगों ने डाउनफॉल देखा, जो जून आते आते तक खत्म सा हो गया था। बिल्कुल सही है। इवन अगर आप देखेंगे तो अभी यूके और यूएस में जो नंबर ऑफ केसेस कम हुए हैं, जो उन्होंने थोड़ी बहुत ढील दी है, वो इसलिए क्योंकि जनवरी 10 के बाद में वहां पर बारिश शुरू हो गई। तो बारिश शुरू होने के बाद से वहां पर केसेस एकदम से गिर गए हैं। अगर आप आज की डेट में उत्तर भारत की भी बात करेंगे तो उत्तर भारत में केसेस इसलिए कम है क्योंकि वहां अभी भी बारिश हो रही है और लगातार भारत में। और लगातार हम कह रहे हैं कि भारत में कोरोना का असर इस बार कम रहेगा। और एक अच्छी बात ये निकल के आ रही है, क्योंकि ये तो ज्योतिषीय भविष्यवाणी है जो हमारे पेज पे आई है कि इस बार कोरोना का असर कम रहेगा, लेकिन इसके साथ में जब मैं आपकी थ्योरी को भी हम इसमें समावेश करते हैं तब समझ में आता है कि वो कम क्यों रहेगा। और उसके कम रहने का कारण यही निकल के आता है कि लगातार बारिश होती चली जा रही। मतलब मेरे ख्याल से 18 मई जो एक डेट है 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, 18 मई के बाद से आज हम फरवरी 2022 में आ गए और शायद से ही 15 दिन ऐसे निकले होंगे, मुश्किल से 15 दिन भी नहीं निकल पाए कि बारिश ना आई। ये लगभग उत्तर भारत में लगातार ये चल रहा है। ये बिल्कुल सही है। इस बार भविष्यवाणियां सारी सही हुई हैं, विज्ञान सारा सही हुआ है, पर विज्ञान को जान के मैं बस इतना अलग से दे पाया हूँ कि मेरे पास थोड़ी सी एक एक्यूरेसी है। मैं एक्यूरेसी के साथ शायद इवेंट को बता सकता हूँ। ये अभी तक उसमें भविष्यवाणियों में नहीं है, या मैं कहूँगा एस्ट्रोलॉजी में नहीं है, पर ये भी हो सकता है कि हमारा ये वीडियो देखने के बाद कई सारे एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो इसकी सही सही भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो दर्शक हैं वो शायद लिमिटेड होंगे, पर पूरे देश में बहुत सारे भविष्यवक्ता ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे दर्शक हैं और शायद सही जानकारी को उन तक फैलाया जा सकता है। ये अगली स्लाइड पे आपने कुछ ये अंधकाल का चर्चा की है।
बट शायद इससे पहले आप एक सिमुलेटर दिखाने की बात मुझसे कर रहे थे कि हम पहले एक सिमुलेटर अगर लोगों को दिखाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, तो क्या मैं वो अभी दिखाऊं नहीं, या अभी आप इसको इसके ऊपर? इसको देख के भी हम बता सकते हैं। एक्चुअली इसमें वृहद अंधकाल दिखाया गया है। वृहद अंधकाल वही है जिसको हम लोग ग्रैंड सोलर मिनिमम कहते हैं। तो आप अच्छा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अभी आपको एक तरफ यूरेनस दिख रहा है जो हल्के नीले रंग में है, सूर्य के दूसरी तरफ आपको जुपिटर, सैटर्न और आपको नेपच्यून भी दिख रहा है। सीधे सो हाथ से दिख अगर रहा है, हाँ। जी, अगर यूरेनस आपका नेपच्यून की साइड आ जाएगा तो पृथ्वी सभी जगह से खाली हो जाएगी, सूरज जो है वो सभी जगह से खाली हो जाएगा। और जो आपका डार्क एनर्जी है जिसको मैंने ये एरोस से दिखाया हुआ है, ये चारों तरफ से इंटरस्टेलर स्पेस से सोलर स्पेस में आना शुरू कर दिया। जब ये डार्क एनर्जी आ जाती है तो काफी एटमॉस्फेयर जो होता है सोलर सिस्टम का वो काफी ज्यादा डेंस हो जाता है, जिस ड्यूरेशन में पैंडेमिक्स आते हैं। अब यहाँ ये दूसरा पिक्चर जो आप पीछे वाले पिक्चर पर एक बार जाइएगा जी। ये दूसरे वाले पिक्चर में जो हम देख रहे थे, इसके बाद वाले पिक्चर में जी, तो वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जितने भी ग्रह हैं वो दो तरफ हैं। इस कंडीशन में सिर्फ दो डायरेक्शन से ही डार्क एनर्जी आ सकती है, एक हमारे सामने से और एक इसके पीछे की तरफ से। सो ये वो समय है जब एक माइनर ग्रैंड सोलर सिस्टम बनता है, जब सारे के सारे प्लैनेट एक ही दिशा में होते हैं, तब ग्रैंड सोलर मिनिमम होता है। और ये दशा हम लोग पिछले कुछ सालों से, पिछले 2 दशकों से हमारे सोलर सिस्टम में देखते आ रहे हैं, जब से पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान जो है वो कम होना शुरू हुआ। अच्छा। जी, ओके। ओके, ये वही मेरे ख्याल से सोलर मिनिमम की बात कर रहे हैं इसमें आप जैसे? जी, ये सोलर मिनिमम ही है जब सारे प्लैनेट्स एक साथ हैं और डार्क एनर्जी बहुत ज्यादा एंटर कर गई है, तो ये सूर्य को चारों तरफ से घेर लेती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसमें बदलाव आना जो होते हैं सूर्य के, वो कम हो जाता है। अच्छा। डार्क एनर्जी काफी डेंस होती है और इस वजह से वो कंप्रेस करके रखती है सूर्य के कोरोना को। अभी तक का विज्ञान इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, किंतु अगर हम आगे कभी सालों की बात करें तो ऐसे पीरियड में आपको सूर्य के कोरोना का जो डायमीटर है नॉर्मली जितना मिलता है उससे बहुत ज्यादा कम मिलेगा। ये कंप्रेस, क्योंकि वो दबाव की वजह से। और ये मेरे ख्याल से यही दबाव का मेरे ख्याल से हमारे बीच में चर्चा हुई थी, जिसमें इसी दबाव के बारे में हमने चर्चा की थी कि ये दबाव न केवल सूरज पे बल्कि पृथ्वी पे भी पड़ता है, और ये वही दबाव है जिसकी वजह से ये जो छोटे छोटे ज्वालामुखी और ये सारे ज्वालामुखी जो इस समय फट रहे हैं, ये शायद इसका भी कारण वही निकल के आ रहा है। वही कारण है। अगर आप सूर्य की जगह पृथ्वी को रख दें तो जो दबाव होता है उसका विरोध करने के लिए जो हमारे कोर में ऊष्मा होती है वो बाहर की तरफ भागती है, और जहां भी उसे कमजोर परत मिलती है या पुराने बने हुए ज्वालामुखी मिलते हैं वहां से ज्वालामुखी फूट जाता है। ओके ओके। तो अगर सरफेस टेम्परेचर हम लोगों ने मेंटेन करके नहीं रखा, जैसे हम इस बारे में भी बात कर लेते हैं, दिवाली पे पटाखों को आपने बैन किया या कई लोग दिया नहीं जलाते हैं, कम रोशनी करते हैं, तो उसका सिर्फ नुकसान ही होता है, क्योंकि ऐसे समय में आप जितना ज्यादा टेम्परेचर वायुमंडल को देंगे, डार्क एनर्जी का दबाव उतना ज्यादा कम पृथ्वी पर होगा, ज्वालामुखी भी उससे कम फटेंगे, आपका बीमारियां भी आपकी उससे कम फैलेंगी। इवन अगर आप देखें तो दीपावली मनाने या होली मनाने का मतलब ही यही रहता है। दीपावली हम इसलिए मनाते हैं ताकि जो आने वाली ठंडक है वो एकदम से हमारे शरीर पे असर न करे और वायुमंडल गर्म रहे, इसलिए हम पटाखे चलाते हैं। नहीं, बट शायद इसमें मतलब अगर हम वैज्ञानिक नजरिए से बात करें, दृष्टिकोण से बात करें, तो उसमें तो फिर ये हो जाता है कि इवन ये तो हम बहुत बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज की बात कर रहे हैं, बहुत कहीं सूरज के सामने पृथ्वी कितनी छोटी है और पृथ्वी के मुकाबले हम कितने छोटे हैं। हम अगर एक दिया जलाते हैं तो उससे कितना टेम्परेचर में अंतर आ सकता है। मेरे ख्याल से ये उतना ज्यादा लॉजिकल नहीं होगा। कितनी जनसंख्या, कितना मेरे ख्याल से गर्मी पैदा कर सकते हैं। ये आउट ऑफ द टॉपिक जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल से इलॉजिकल नहीं है। आपने जो भी सवाल किया वो बहुत अच्छा है। इसको आप ऐसे समझें कि दिल्ली बहुत छोटी है अगर हम पूरे विश्व को कंसीडर करें जी, पर अगर आप दिल्ली में देखें कि जब भी फॉग होता है तब स्मॉग भी होता है। तो आपने जो गाड़ियों से पोल्यूशन किया, क्या उससे आपके शहर पर फर्क पड़ा? आपके शहर पर पक्के से फर्क पड़ा, पर यह फर्क बुरा था। अगर गाड़ियों के पोल्यूशन या धुएं की वजह आप ऐसे क्रैकर्स चलाते हैं या आप कोयले को जलाते हैं जो धुआं नहीं देता, या आप दिए जलाते हैं,
तो उससे फॉग भी कम होगा, साथ में जो बीमारी का लेवल है वो भी कम होगा। सो एक तरह से आप ये देख सकते हैं, ये सदियों से चली आ रही एक प्रैक्टिस है। आपके गांव में जो भी ग्रेविटी का इफेक्ट होता है वो वहां की बसावट, वहां का जो समतल है और जमीन के अंदर जो पानी का लेवल है उसकी वजह से होता है। सो इन चीजों का सर्टेनली फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपकी कम्युनिटी को इसका फायदा ही होने वाला है अगर आप इसको करें। ऐसी इसी तरीके से अगर हम, हाँ, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा विषय निकल के आ जाएगा, क्योंकि आज मैं चाह रहा था कि ये अलग ही विषय है। हाँ, हम कोरोना तक अपने आप को सीमित रखें। तो क्योंकि क्या होता है कि एक बार हम इससे निकलना शुरू करते हैं तो कोरोना कहीं पीछे छूट जाता है, जो जिसके लिए हमने अभी 2 तारीखें और दी हुई हैं, जिसमें एक तारीख तो बिल्कुल आने वाली है 15 फरवरी की, और उसके बाद हमने एक 7 मार्च की तारीख दी है। और मैं आपको आज फिर एक अपडेट कर दूं कि बीच में आईआईटी चेन्नई जो संस्थान है, उन्होंने ये कहा था कि 15 फरवरी एक ऐसा दिनांक आएगा जब भारत में कोरोना पीक पे पहुंच जाएगा। और हमने उनको बकायदा ट्विटर पे टैग करके चैलेंज किया था कि आप 15 फरवरी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 7 मार्च वो तारीख रहेगी। एक दूसरा, 15 फरवरी जो तारीख की बात आई थी वो हमने कहा था वैश्विक रूप से भारत के इतर, क्योंकि हमने तब भी ये कहा था कि भारत में उस समय बादल होंगे और कोरोना का असर कम होगा। ये बात हम पहले ही लिख चुके हैं, जो जैसा इस पेज का अभी तक का इतिहास रहा है कि अभी तक एक भी भविष्यवाणी हमारी गलत नहीं निकल पाई है। और अभी एग्जैक्टली वही चीज निकल के आ रही है कि आज की तारीख में कोरोना लगभग सभी प्रदेशों में नीचे की तरफ जा रहा है, और उसका एकमात्र कारण है कि हम लोग फिर से एक बादल की लेयर की छाया में हैं और कोरोना इस समय नीचे है। लेकिन जो तारीख हमने दी है 15 फरवरी की, वो उसके बारे में आप कुछ अगर अभी बताना चाहें तो। 15 फरवरी की एक तारीख पे अपन ने चर्चा की हुई है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि जिस तरह से मैंने आपको ये बताया था कि दिन में हम सूरज को फेस करते हैं, इस वजह से दिन में वायरस का उतना इफेक्ट नहीं रहता, और रात में हम इंटरस्टेलर स्पेस को फेस करते हैं। इसी तरह से अगर आप सौर मंडल में देखें तो जो सर्दियां होती हैं, सर्दियां वो समय होता है जब हम आकाश गंगा के केंद्र की तरफ जाते हैं। सो ये समय आता है आपका 21 जून के बाद से 21 दिसंबर तक। अच्छा। हाँ, तो जब आप किसी एक बड़े ब्रह्मांड की एक बड़ी बॉडी को फेस करते हैं, आप गैलेक्टिक सेंटर या आकाश गंगा के केंद्र को फेस करते हैं, तो अगेन आकाश गंगा का जो स्पेस है उसके बाहर का जो रेडिएशन होता है उसका प्रेशर कम हो जाता है उस समय पर। इसलिए आपने देखा होगा कि सर्दियों में जितनी भी अभी तक तीसरी लहर चल रही है, जितनी भी लहरें आई हैं, सर्दियों में नंबर ऑफ केसेस जरूर आपके बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू दी प्लैनेट्स पोजीशन जो हम यहाँ पर फोरकास्ट करते हैं। वो केसेस बढ़ेंगे बट मॉर्टेलिटी रेट उतना ज्यादा नहीं जाता। जबकि आपने देखा होगा कि हर बार जब हम गर्मियों की तरफ आते हैं तो वहां पर मॉर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा हो जाता है। इसमें जो पीक सीजन पहुंचता है वो आपका होता है मार्च का और अप्रैल का। अगर आप 16 जून के बाद देखेंगे तो ये रिड्यूस होना शुरू होगा, और इस बीच में भी अगर कुछ प्लैनेट्स या कोई सेलेस्टियल बॉडीज बीच में आ जाती हैं तो उनका आपको फायदा होने वाला है। हाँ, कभी कभी नुकसान होता है कि जैसे म्यूटेंट्स भी आते हैं कुछ महीनों के लिए, जैसे इस वर्ष 2022 में अप्रैल और मई में बहुत सारे म्यूटेंट्स रहेंगे, तो अगर बारिश नहीं होती है उस पीरियड में तो मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हो सकता है। ओके चलिए, सो बैक टू द प्रेजेंटेशन जिसके ऊपर अभी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रेजेंटेशन के हिसाब से अगला जो हमारा स्लाइड आता है वो आता है ये वाला। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण स्लाइड है जिसमें हमने बात की है वर्ष 2009 से 10 के बीच की। ओके जी, आप इस चार्ट को अगर देखेंगे तो इसको हम लोग इमरजेंस चार्ट कहते हैं, जो बड़ी बड़ी हेल्थ एजेंसीज के द्वारा दिया जाता है। अच्छा। WHO हुआ या यूरोपियन हेल्थ एजेंसीज हो गई या बड़ी बड़ी और भी जो CDC है, उनकी साइट्स पर आपको इस तरह से जितने भी पहले वायरसेस या पेंडेमिक्स आए हैं उनके चार्ट मिल जाएंगे। ये चार्ट पर्टिकुलरली H1N1 इन्फ्लुएंजा का है। जी क्षमा करें जी। हेलो जी जी, तो ये चार्ट जो है ये H1N1 इन्फ्लुएंजा का है जो 2009 और 10 में आया था। इसका अगर आप ये सेम चार्ट आप देखना चाहते हैं तो आपको अपने यहाँ इंडिया में ICMR और IGMR की वेबसाइट पर भी आपको पूरी कॉपी और पूरा रिसर्च पेपर इसका मिल जाएगा। इसमें जो प्लैनेट्स की पोजीशन डाली है वो हमने डाली हुई है।
क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी पृथ्वी किसी न किसी ग्रह की छाया में आती है, तब आपका जो भी पेंडेमिक चल रहा होगा उसके केसेस में ड्रॉप आएगा, नंबर ऑफ अच्छा। केसेस कम जाएंगे। सो पहली बात तो पेंडेमिक आपका तब आएगा जब इंटरस्टेलर स्पेस से एनर्जी का इंटरफेरेंस काफी ज्यादा बढ़ेगा, जो कि आजकल चल रहा है। और ठीक इस है। बीच में अगर कोई भी पेंडेमिक डिक्लाइन देखता है तो उसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो वहां बारिश हुई हो, या टेम्परेचर की लेयर मेंटेन हुई हो कोई ना कोई, या फिर दूसरा रीजन हो सकता है किसी प्लेनेट की शेडो में अर्थ हो। ओके। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जब जब आपको कोई ना कोई डिक्लाइन नजर आया है, वहां पर कोई ना कोई प्लेनेट जो था ये पृथ्वी के पीछे था। यहाँ पर डेट्स और मंथ्स उनके दिए हुए हैं। एक पीरियड आप देखेंगे 2010 में जनवरी से लेकर जुलाई तक नंबर ऑफ केसेस ऑलमोस्ट 0 थे। पर यहाँ जनवरी पर आप से एक खास जुलाई के बात, बीच में, ओके। जी, ये यहाँ पर आप एक खास बात ये देखेंगे, पूरा हिस्सा जो जी, निकल के आ रहा है। ये वाला पूरा हिस्सा। जी। पर यहाँ पर आप एक खास बात देखेंगे कि यहाँ से मार्स की वजह से डिक्लाइन जो शुरू हुआ था, उसके बाद में आपके वेस्टा आया, फिर सैटर्न आया कुछ दिनों बाद, उसके बाद पैलस आया, उसके बाद सेरेस आया। इन 5 महीनों में ये 5 जो प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड थे ये लगातार पृथ्वी के पीछे से गुजरते रहे और नंबर ऑफ केसेस एकदम जमीन पर रहे। फिर जैसे ही कुछ महीनों का गैप मिला या 40 दिन का गैप मिला, पैंडेमिक फिर से बढ़ गया। अच्छा। एंड ये कुछ ऐसा डेटा है जैसे ये जो बर्थडे की आप बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे जो बढ़ा है, जी यहाँ पर जो बढ़ा है जी। सो जैसे मई के अंत में आपके पास सेरेस आया जो जून की स्टार्टिंग में आया। इसके बाद में जून और जुलाई जो था वो पूरा खाली था। जुलाई में एकदम से केसेस फिर से ऊपर चले गए। कमाल की बात ये है कि आईसीएमआर, आईजीएमआर या डब्ल्यूएचओ का कोई भी जो डेटा इस तरह का प्रकाशित होता है जो 10 साल पुराना है, ये भी एक खास बात है कि 10 साल पुराने डेटा को हमने क्यों लिया है, क्योंकि 10 साल पुरानी अपनी खुद की दी हुई रिपोर्ट को ये लोग कभी भी डिक्लाइन नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हुआ था। इसके अलावा जब हम प्लैनेट पोजीशंस की बात करते हैं, अभी शायद हम लोग सिमुलेटर में दर्शकों को लाइव भी दिखाएंगे, प्लैनेट्स की पोजीशन जहां होती है ये वहां ही होती है किसी पर्टिकुलर तारीख में या डेट में। और इसको विज्ञान तो क्या शायद ब्रह्मा भी इसको चेंज नहीं कर सकते। ये जिस रफ्तार से चल रहे हैं ये वैसे ही चलेंगे। तो अगर मैं इनको चैलेंज करने की बात करूं तो कोई भी स्पेस एजेंसी जो ग्लोबली है वो इनको चैलेंज नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से हम लोग एक बार सिमुलेटर पर अगर आते हैं तो इन तारीखों को देख सकते हैं। हाँ, मैं अपन सिमुलेटर पे आ गए हैं इस समय। और जो आपने तारीख इस पे बताई थी, मेरे ख्याल से हम 2 मार्च 2009 में है इस समय। जी, तो अगर आप इस समय इसको थोड़ा सा आप बड़ा करेंगे, जूम करेंगे, जी जूम कीजिएगा एक बार, तो हमें पृथ्वी दिखाई देगा जो कि नीले रंग का ग्रह है। यस, ये हमारा पृथ्वी है। अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी अभी जो मार्च में है ये सेरेस की छाया में है। यहाँ पर सेरेस इसके लेफ्ट साइड में दिख रहा है। जी, आपको सेरेस दिख रहा है। तो एक तरफ से पृथ्वी सूर्य को देख रही है, सेरेस जो है वो अंतरिक्ष की तरफ से दिख रहा है। तो अंतरिक्ष से आने वाला जितना भी इस समय का रेडिएशन था ये सेरेस ने रोका हुआ था। अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा और छोटा करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अर्थ के ठीक पीछे अभी शनि ग्रह भी है, सैटर्न भी आ गया, राइट। सो सैटर्न जो है वो काफी बड़ा ग्रह होता है और ये काफी लंबे समय तक, करीब 15 से 20 दिनों तक आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। यहाँ तक आपके पास पेंडेमिक का कोई नामो निशान 2009 में नहीं था। जब पेंडेमिक शुरू हुआ तो उसको पता करने में, क्योंकि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि एक नॉर्मल फ्लू है तो इस वजह से उसको डिटेक्ट नहीं किया जाता, उसकी टेस्टिंग नहीं होती, तो 1-2 महीने का टाइम सिर्फ इसी में चला जाता है। यहाँ से आपका पेंडेमिक शुरू होना चाहिए था। फिर आप अर्थ को अगर आगे बढ़ाएंगे तो इसमें पहला डिक्लाइन तब आएगा जब ये जुपिटर के नीचे से गुजरेगी। अगर आप 100 की स्पीड पर भी आप बढ़ा सकते हैं, याद आएगा 100 पे तेज हो गया, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। मैं पहले तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ अंदर, ताकि आप जूम कर लीजिए ताकि जुपिटर और अर्थ क्लियरली दिखाई दे। हम अभी चल रहे हैं अभी आप 10वें महीने में ना, अगस्त। जी, आपको अगस्त 15 को जुपिटर जो था, नहीं, अक्टूबर 17 तारीख है, अगस्त 15 2009 में। 2009। अच्छा, एक सेकंड। हाँ, 10 पर ही रहने में जो नेक्स्ट साइकिल आएगा वो जुपिटर के नीचे से गुजरेगा। यस, आप जुपिटर, अर्थ को और सन को आप एक लाइन में कर लीजिए।
ये अभी हम हैं 27/7 को। जी, आपको इसको करीब 14 या 15 अगस्त पर आना है। एक नंबर वाला पॉइंट 2-3 बार दबाएंगे तो आ जाएगा। 2-3 बार क्लिक अगस्त में जाना है ना करिए। अपन को, अगस्त में आ गए ना अपन पे। हाँ, आप क्या बस आप तारीख बता रहे हैं? 15 तारीख या 14 तारीख। चलिए जी। 15 को हम आ गए। अभी आप और देखेंगे तो अर्थ के एक तरफ सूर्य है और दूसरी तरफ जुपिटर है। इस Right. समय में जुपिटर के बाहर से जो भी रेडिएशन सोलर सिस्टम में एंटर कर रहा था उसको एक बैरियर मिला और अर्थ पर वो जिस प्रेशर से आ रहा था उस प्रेशर से नहीं आ सकता था। सो इस पीरियड में आपको एक अच्छा खासा डिक्लाइन मिलेगा उस पैंडेमिक में जो उस समय में चल रहा है। ये अब आपने अगर आप 2000 इसको हाँ, मैं 2009 की जब अपन बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से जी। ये वही चार्ट है जो आपने इस चार्ट में दिखाया है। मैं दर्शकों को वो जी, दिखाता हूँ आप अभी उस फिर से। चार्ट पर, हाँ। ये वो चार्ट है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था आपसे। सो अगर आप देखेंगे इसमें तो ठीक अगस्त के बीच में जुपिटर पृथ्वी के पीछे आया और वहां से एकदम से आपका वायरस डिक्लाइन हुआ। ये यहाँ की बात कर रहे हैं अपन, इस जगह की। जी जी है ना जी। इसके बाद में Okay. नेक्स्ट डिक्लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये करीब 15 सितंबर के आसपास आपको आया था जब यूरेनस पृथ्वी के पीछे थी। सो एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या यूरेनस पृथ्वी के पीछे सितंबर में था, सितंबर के बीच में। तो हम 15 सितंबर इसमें अपने जो पोजीशन है जी एक महीने आगे और बढ़ा देते हैं इसको। जी 15 सितंबर बोला ना आपने? जी ये अपन 21 तारीख में आ गए। एक सेकंड कुछ कम करता हूँ। हाँ, 14 भी ठीक। हम्म तो यहाँ अगर आप पे- यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है पर यूरेनस जिसकी छाया में पृथ्वी आई थी वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए तो पहले अगर तो आप हम इस पिक्चर को पहले तो पृथ्वी मैं को देखें। अर्थ मैं पहले तो अर्थ दिखा दूं लोगों को। तो हमें हमारे जहाँ कैमरा है उस तरफ अर्थ दिखाई दे रहा है ना। ये मैं कोशिश करता हूँ कि इससे अगर मैं दिखा सकूं दर्शकों को कि यहाँ पे हमें ये अर्थ दिख रहा है। ये आपको दिख रहा है संजीव जी? जी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये अर्थ है यहाँ पे और हम यहाँ से अब बाहर निकलते हैं। एक सेकेंड, ये हमने जूम आउट आप इसको जब करेंगे, मैं जूम आउट कर रहा हूँ इसको। यस, ये अर्थ है हमारा। ये जुपिटर आ गया जो थोड़ा सा अलग है उससे, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब पूरे हिस्से में अब कोई भी प्लेनेट अर्थ को सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहा है जैसा आपने बताया था उस दिन पे। जी आप इसको और थोड़ा सा छोटा कीजिए। अगर ये अपन देखें तो यहाँ से लेकर इस पूरे इलाके में यहाँ पर कोई भी प्लेनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ से लेकर यहाँ पर आप ये इसको पूरा और इतना पूरा ओपन हो गया। जी जी सो आप इसको थोड़ा सा और जूम आउट करेंगे तो आपको अर्थ के ठीक पीछे यूरेनस दिखाई देगा। आप इसको थोड़ा सा और जूम आउट करेंगे। एक सेकंड, ये मेरा मोबाइल कोई फोन कर रहा था। जी मैं जूम आउट करूँ इसको। ओके जी यूरेनस काफी दूर दिख रहा है यहाँ पे इस समय, काफी दूर। यहाँ सो अगर यूरेनस आप आ रहा है। अगर आप सूरज को पृथ्वी से लेते हुए एक लाइन खींचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पृथ्वी के ठीक पीछे यूरेनस था। अगर ये सूरज है, ये पृथ्वी आ गया जी और हाँ ऑलमोस्ट जी। तो अगर आप इस लाइन को सेंटर पर करें सूरज के और यूरेनस तक ले जाएं तो आप देखेंगे ये एक ही लाइन में। सो एक बार फिर से हमें ये पता चलता है कि जब यूरेनस के नीचे से पृथ्वी गुजरती है तो यूरेनस के पीछे से जो भी रेडिएशन आ रहा है उसका फ्लो जो था वो बाधित हुआ, उसमें रुकावट आई, जिस वजह से पृथ्वी पे एक और डिक्लाइन दिखा गया। अब इसी तरह से अगर हम एक और पोर्शन देखते हैं 2010 का कि जनवरी फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक जो बिल्कुल ही जीरो थे तो उसको हम लोग डायरेक्ट फ्लो में देख सकते हैं। उसमें इतना शायद आप इसको जूम इन कर लीजिए क्योंकि वो ज्यादातर जो इफेक्ट आया था वो आपके एस्टेरॉइड की वजह से 2010 में कौन सी तारीख की बात कर रहे हैं आप? अब जनवरी से शुरू कर लीजिए।
यस, इतना काफी है मेरे ख्याल से। नहीं, ओके। ये बहुत ज्यादा हो गया, इसमें जुपिटर और सैटर्न नहीं दिखेंगे। हाँ, वो एक्चुअली बहुत छोटा हो जाएगा, जी। दर्शकों को शायद हो सो सकता है अर्थ ना भी दिख अभी, पाए। जी, अर्थ अभी दर्शकों को नीले रंग का एक डॉट दिखाई दे रहा होगा। हाँ, तो अगर आप यहाँ जनवरी पर आइएगा एक बार। मैं अभी हूँ, जनवरी 2010 की बात कर रहे हैं। जी, आप अभी जुलाई पर हैं। एक सेकंड। हाँ, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। आप पीछे दिसंबर में ले लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। बस। 14 दिसंबर। सो हम्म अगर आप 14 दिसंबर को देखते हैं तो 14 दिसंबर को आप इसको एक नंबर की स्पीड को आप 2-4 गुना कर दें तो 2-4 दिन की स्पीड मिल जाएगी हमें। अच्छा, हाँ, मैं तो इसको ये जूम पृथ्वी इन करूँ चलती क्या थोड़ा रहेगी। सा? कितना करूँ? नहीं 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 नहीं, आप जूम आउट कर दिए, मुझे सैटर्न भी दिखाना है एक्चुअली। अच्छा अच्छा अच्छा, यस, नहीं सैटर्न अभी पे आप एक, ये सही रहेगा। इसमें पृथ्वी थोड़ा सा एक और जूम इन कर दीजिए, थोड़ा एक बार जूम इन कर दीजिए। ओके, बहुत अच्छे। हाँ, ये भी ठीक है। आप एक नंबर को 2-3 बार दबा दीजिए। सो अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ब्लू कलर के डॉट में पृथ्वी है वो मार्स के नीचे से अभी गुजर रही है, जो ऑरेंज कलर का डॉट है। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ केसेस कम हो जाएंगे एकदम से, और मार्स रिस्पेक्टिवली बहुत धीमी स्पीड से चलता है, तो इस वजह से पृथ्वी को सपोर्ट देगा। फिर पृथ्वी वेस्टा की छाया से गुजरी, हाँ, फिर शनि की छाया से गुजरी जो सैटर्न दिखाई दे रहा है, फिर हम्म। पैलस की छाया से गुजरी, और उसके बाद में सेरेस की छाया से गुजरी। अब इसकी सो ये छाया जो में आएगी यहाँ पे, राइट? आएगी। सो ये जो 5 प्लैनेट का सपोर्ट कंटिन्यूअसली मिला है 3-4 महीनों में, 5 महीनों में पृथ्वी को, इसकी वजह से वो पैंडेमिक आपका पूरा का पूरा बंद हो गया, आपके नंबर ऑफ केसेस आने बंद हो गए। अब तो अगर हम आप नीचे जनवरी से जाके शुरू चार्ट किया में था, देखें, हम जनवरी से, जी मैं दर्शकों को फिर यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि ऑल्दो इस समय बहुत सारी चीजें हम क्योंकि ऑनलाइन कर रहे हैं तो उतना क्लियर नहीं हो पाती है, बट अगर दर्शक यहाँ पे ध्यान दें, ये इस जगह पे हमने जनवरी से शुरू किया था और अब हम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आ गए हैं ना। तो ये 18/6 की तारीख आ गई है, जनवरी से हम 6वें महीने में आ गए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्टीमेटली ये लास्ट जो एक असर हमें मिल रहा है वो साइरस का मिल रहा है ना। ये सपोर्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन इसके बाद फिर यहाँ से लेकर आगे तक ये पूरा जो हिस्सा है, यहाँ पे फिर कोई सपोर्ट गायब हो रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर आगे तक, यहाँ तक कोई भी सपोर्ट यहाँ पे नहीं, जी, है ना। यहाँ आगे कोई भी प्लेनेट इधर 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 कोई हमारा प्लेनेट फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। नहीं जी। सो इस तरह से जब हम किसी भी पैंडेमिक को लाइव देख सकते हैं तो मेरे ख्याल से जो भी दर्शक गण हैं या हम लोग हैं, कोई भी अपने घर पर बैठ के पता लगा सकते हैं कि आपका पैंडेमिक किस महीने में ज्यादा आएगा या किस महीने में कम होगा। ओके। इस बारे में शायद हम लोगों ने चार्ट भी बनाए हुए हैं और दर्शकों को दिखाए हुए हैं वो चार्ट पहले भी। सो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको 7 तत्व, मैं नहीं कहता कि 5 एलिमेंट होते हैं, आकाश गंगा, जो आकाश, वायु और पृथ्वी वगैरह है, अगर ये 7 एलिमेंट की आपको जानकारी है और ये कैसे काम करते हैं पृथ्वी के आसपास, तो आप शायद सब कुछ पता लगा सकते हैं और आप घर बैठे पेंडेमिक के बारे में पता कर सकते हैं कब ये ज्यादा खतरनाक है। ओके, सो आपके साथ आज की चर्चा में अभी तक हमने जो लोगों को प्रॉमिस किया था, सभी दर्शकों को हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको ये बताएंगे कि कोरोना बेसिकली है क्या, इसके क्या कारण है जिस वजह से ये कोरोना हमें बार बार परेशान कर रहा है, ये कितने दिन तक एक्टिव रहेगा। ऑल्दो उस पर अभी आपने चर्चा की नहीं है कि कितने दिन तक एक्टिव रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को हम अगले एपिसोड के लिए बचा के रखते हैं। कारण ये है क्योंकि एक तो ये वीडियो का लंबाई बहुत ज्यादा हो रही है, और अलावा इसके हमने कम से कम आपको अभी ये बताया कि संजीव जी के कैलकुलेशंस के हिसाब से कैसे पृथ्वी और सोलर सिस्टम और ग्रहों के जो मूवमेंट है, जो इनका ज्योतिषीय भाषा में अगर कहूँ जो गोचर है क्योंकि जब हम पृथ्वी से, जैसे अभी हमने आपको पूरा सोलर सिस्टम बाहर से दिखाया, जब आप पृथ्वी से देखेंगे
और ये ग्रहों की जब चाल को देखेंगे तो बहुत निश्चित रूप से ये जब ग्रह घूमते हैं तब आपको वो अलग अलग नक्षत्रों में जाते हुए दिखाई देंगे, और फिर जब वो नक्षत्रों में जब जाएंगे तो उन नक्षत्रों के जो प्रभाव दिए गए हैं और उसमें जब वो ग्रह अंदर पहुंचेगा, गोचर में जाएगा, जब उस नक्षत्र में उसके प्रभाव को लेकर ज्योतिष शास्त्र जो है, ज्योतिष शास्त्री जो है, ज्योतिष के जानकार जो हमारे नेटवर्क में मित्रगण हैं, वो अपनी इसके अंदर एक परिभाषा देते हैं, एक जिसको कह सकते हैं कि अपनी समझ के हिसाब से वो एक कैलकुलेशन देते हैं, जैसे हम भविष्यवाणियों के रूप में लेते हैं। तो ये दोनों चीजें लगभग एक साथ चलती है कि विज्ञान के हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि कैसे जो जितने ग्रह हैं वो घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ, कैसे कोरोना का असर उन दिनों में कम हो रहा है, कैसे जब कोई ग्रह नहीं होता तो कोरोना का जो असर है वो बढ़ जाता है। ये बेसिकली हमारी जो भविष्यवाणियों का आधार है, जो आप भविष्य पे लगातार देखते आ रहे हैं, जो अभी तक तो गलत साबित नहीं हो रहा है। क्षमा करें, मेरा गला ठीक नहीं है, अभी फिर से मैं कोरोना से फिर दोबारा से ग्रसित रहा हूँ, तो उसका असर अभी भी है मेरे गले में। तो आज हमने आपको ये बता पाए कि किस तरीके से कोरोना जो है वो हम पर असर करता है। तो संजीव जी, अगर जाने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे सभी दर्शकों को आप ये भी बताएं कि क्या वो छोटे छोटे तरीके हो सकते हैं, और दो हमने इस पेज पे कई बार उनकी चर्चा की है, आप भी एक बार चर्चा करें कि कैसे हम लोग अपने घरों के अंदर अपने आप को, अपने परिवारजनों को कोरोना से बचा सकते हैं। ये भी बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक है क्योंकि इस पर पूरी दुनिया काम कर रही है। मैं ये मानता हूँ कि जब भी हम विज्ञान की बात करते हैं, अगर हमारे पास रिजल्ट सही आ रहे हैं तो यही एक सही विज्ञान होता है। तो हमें भी इस बात को याद रखना चाहिए कि हमने अभी तक जो भी बात की है वो तर्क के आधार पर भी की है और उसके बाद में उसे साबित भी किया है, ऐसी दो चीजों से जिन्हें नकारा नहीं जा सकता, चाहे वो पिछले पैंडेमिक्स की 10 साल पुरानी रिपोर्ट्स हो, 100 साल पुरानी रिपोर्ट्स हो, या फिर सोलर सिस्टम में जो भी ग्रह हैं या उनकी दशा है, उनको भी नकारा नहीं जा सकता। अगर आपको बचना है तो आपको जितना समझ में आया होगा, मोटा मोटा एक आम दर्शक को जितना समझ में आ सकता है, ये पहली चीज ये है कि रात के समय में ही आप अंतरिक्ष को फेस करते हो। आपको रात को नहीं निकलना है। एक सामान्य जानकारी जो आपको अखबारों से मिलती है, तो आपको ये भी मिलती है कि इस समय अलग अलग तरीके के म्यूटेंट्स भी चल रहे हैं या अलग अलग एकदम वेरिएंट्स के स्पाइक आ रहे हैं। हाँ, उस पे अपन अगले एपिसोड पर चर्चा करेंगे, म्यूटेंट्स और वेरिएंट्स के बारे में। जी, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, पर अगर आपको चर्चा याद नहीं रहती है या आपको नहीं पता है, फिर भी आपके यहाँ न्यूज़पेपर में आएगा। जब भी ऐसा होता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप शाम को जल्दी घर वापस आ जाए। यूजुअली रात को आपको 11 बजे से पहले घर आ जाना है, बट जब भी म्यूटेंट्स हो रहे हैं तो आप शाम को 7 या 8 बजे ही घर आ जाइए। वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं होगा। इसके अलावा हम लोग जब भी घर पर रहते हैं तो आपने देखा होगा कई बार हम ठंडी जगह पर बैठ जाते हैं या ठंडी रेलिंग पकड़ लेते हैं। तो हमारी माता जी वगैरह बचपन में कहा करती थी कि ठंड में मत खड़े रहो, कुछ ठंडी चीज मत पकड़ो, ठंडी बैठ जाएगी अंदर। ये ऐसे ही काम करता है। तो आपको नंगे पैर आपको रात में बिल्कुल भी नहीं रहना है या किसी मेटालिक टेबल वगैरह पर ना बैठे। और घर पे जब भी रहते हैं तो अच्छा होगा अगर आप लेदर की या फिर आप रबर की चप्पल पहन के रह सकते। आपको जमीन पर या किसी भी मेटालिक बेड पर आपको नहीं सोना है। ये आपको इससे थोड़ा सा दूरी बना के रखिएगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कई बार लोग ये बोलते हैं कि भाई जिनको भी कोरोना हो रहा है उनमें या तो ओबेसिटी थी या प्रायरली कोई डिसीज थी, उनमें कोई बीमारी थी या शुगर था। ये बात सही है कि वो लोग ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, ज्यादा वल्नरेबल बॉडी होती है उनकी। प्रॉब्लम कहाँ आती है जो हम लोग नहीं समझ पाते कि आप वो खाना खाइए जो आपके यहाँ के लिए बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और आप चेन्नई में रहते हैं तो आप यूपी का खाना बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो आपकी बॉडी को अलाउ ही नहीं करता उसको टाइमली डाइजेस्ट करने के लिए। देन लेयरिंग होती रहती है। आप अगर चेन्नई में हैं तो चेन्नई वाला खाना खाइए जो वहाँ के एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट के हिसाब से आप डाइजेस्ट कर सकें।
आप अगर इंडिया में हैं तो आप इंडिया वाला खाना खाइए, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि लोग पिज्जा खाते हैं, सैंडविचेस खाते हैं, चीज खाते हैं, ये हमें बड़ा पसंद आता है, इवन मेरे बच्चों को भी काफी ज्यादा पसंद आता है। पर कमाल सही की बात बात है। ये है कि ये हाईली इंफ्लेमेटरी फूड होता है, ये आपको बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी देता है। तो आप इसको सोच के देखें कि अमेरिका जहां पे -25 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, जहां बर्फ गिरती है हर साल बहुत ज्यादा, वहां के आदमी को ज्यादा ऊष्मा की या थर्मल एनर्जी की जरूरत है, या आपको जहां 40 डिग्री टेम्परेचर में आप रहते हैं। सही बात है, सही बात सो जो खाना अमेरिका के लिए बनाया गया है, ठंडे प्रदेशों के लिए बनाया गया है, उन्हें ठंडे प्रदेशों में ही खाना है। आप इंडिया में रहते हैं, आप इंडिया वाला खाना खाएं। आप यूपी में रहते हैं, आप यूपी वाला खाना खाएं। आप राजस्थान में रहते हैं, आप तीखी मिर्ची वाला खाना खाएं, आपके लिए वही अच्छा है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ओबेसिटी है, या आपको प्रायरली कोई डिसीज है, पहले से कोई डिसीज है, तो आप कोशिश करें कि आपको वो खाना खाना है जिससे आपको मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। अच्छा। सो आप हरी सब्जियां खा सकते हैं, आप लौकी वगैरह खा सकते हैं, एंड बॉटल गार्ड फैमिली का कोई भी आप जूस भी ले सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को ट्रीट करना चाहें। फॉर एग्जांपल, आप अगर चाहते हैं कि आपको अपना स्टमक पूरी तरह से क्लीन करना है, इसमें जो भी आपको कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, जो भी गंदगी भरी हुई है, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको एसिडिटी नहीं बढ़ानी है, तो आपको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एक स्लो एल्कलाइन मटेरियल चाहिए। दर्शकों में कई हिंदी भाषी दर्शक भी होंगे, उनको मैं इस तरह से समझा देता हूँ कि जब आप एसिड को अपनी स्किन पर डालते हैं तो आपकी स्किन जल जाती है, और जब आप एल्कलाइन मटेरियल होता है जैसे सोप, साबुन, डिटर्जेंट, आप सोप में बहुत ज्यादा देर रहेंगे तो आपकी स्किन गलने लगेगी। सो जब इस तरह का कोई भी मटेरियल आप लेते हैं तो जो एसिडिटी होती है वो न्यूट्रलाइज होकर निकलती है। वैक्सीन में हमने जो बात की वो ये बात की कि हम लोग इन्फ्लेमेशन देके इन्फ्लेमेशन को और बढ़ा रहे हैं, फंगस को हम लोग कॉज कर रहे हैं। जबकि अगर हम उसको एल्कलाइन सॉल्यूशन देके अगर हम न्यूट्रलाइज करने का तरीका अपनाएं, तो अगर हमें कोविड दोबारा से होता भी है तो 1 या 1.5 दिन से ज्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं चलेगा। राइट। तो बेसिकली बात- हम जो भोजन कर रहे हैं उस भोजन के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। आपका ये मतलब है, आपने पहला हमें बताया कि एक तो रात के समय बाहर नहीं निकलना, घर में भी अगर रहते हैं तो रबर की और चमड़े की चप्पल पहन के रहना। तीसरा आपने बताया कि लोहे के वस्तुओं से दूर रहना बेसिकली, और खास तौर से रात को अगर सोना है तो लकड़ी के पलंग पे सोए तो वो बहुत बेहतर रहेगा। जी जी। इसके अलावा आप जो जनरल गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट जो आपको कह रही है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्हें आपको फॉलो नहीं करना है, बट आपका स्वास्थ्य आपके लिए ज्यादा अच्छा है, और मेरे ख्याल से ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपको पूरा हक है आपको हेल्दी रहने का। तो आप कम से कम मास्क लगाएं। गवर्नमेंट की जहां पर रेगुलेशन नहीं है आपके घर पर या आपके कैबिन के अंदर, तो वहां पर आप बिना मास्क के रह सकते हैं। इट इज अ हेल्दी प्रैक्टिस। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग जैसा या लॉकडाउन की भी कोई जरूरत इसमें नहीं है। पूरे देश को, पूरे विश्व को खोला जा सकता है अगर सही गाइडलाइंस फॉलो की जाए। सो इन गाइडलाइंस के साथ आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगले एपिसोड में शायद हम लोग ये भी तय कर सकते हैं कि कोविड किन जगहों पर ज्यादा फैलता है। कुछ शहर आपने सुने होंगे जहां कोविड हर साल ज्यादा फैलता है, क्यों फैलता है, कैसी जगह है जहां पे कोविड ज्यादा होने की संभावनाएं हैं, और क्यों ये संभावनाएं बनती हैं। शायद हम लोग इसकी चर्चा आगे कर सकते हैं। बिल्कुल। सो आज के लिए दर्शकों इतना ही। बहुत लंबा समय ये ऑलरेडी हो चुका है इस लाइव के ऊपर, और मुझे लगता है कि संजीव जी की भी व्यस्तताएं हैं और आप लोग भी इससे ज्यादा लंबा शायद देख नहीं पाएंगे। लेकिन इस चर्चा के अंदर हम जो आपको बताना चाहते थे कि कोरोना बेसिकली है क्या, कोरोना की परिभाषा संजीव जी के हिसाब से क्या निकल के आती है, और कैसे आंकड़ों के साथ में संजीव जी ने आपके सामने बताया। न केवल आंकड़े, बल्कि हमने आपको सिमुलेटर के माध्यम से भी बताया कि 2009, 10, 11, 12 कैसे धरती का मूवमेंट सोलर सिस्टम के अंदर अलग अलग समय में अलग अलग ग्रहों के प्रभाव में धरती रही, और उन प्रभावों को हमने आपको आंकड़ों में भी परिवर्तित करके दिखाया कि कब कौन से ग्रह की वजह से कोरोना का जो पीक था वहां से सडनली उसके केसेस जो हैं वो नीचे आने शुरू हुए। ये सारी बातें आज के इस लाइव में हम लोगों ने आपको बताई है, और आशा करते हैं आज का ये लाइव आप लोगों को पसंद आया होगा। और संजीव जी आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपने बहुत ही आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नई थ्योरी आपने दर्शकों के सामने, हमारे सामने रखी है,
और आशा करते हैं कि ये वीडियो जो हमारा है ये कोई सरकारी अधिकारी भी अवश्य देखें, और अगर उन्हें उचित लगता है तो आपके जो भी अनुभव है, आपकी जानकारी है, उसके आधार पर हो सकता है कि आने वाले समय में भारत वो ऐसा देश निकल के आए जो पूरे दुनिया को कोविड के मामले में भी एक दिशा दे सके। बस आज का हमारा उद्देश्य इतना ही था जितना हमने आपको बताया। आने वाले समय में भविष्य के पेज पर कोरोना को लेकर और भी बहुत से अपडेट हम लोग आपको देते रहेंगे और आपको समय समय पर बताते रहेंगे कैसे आप लोगों को कोरोना से अपने आप को बचाना है, अपने प्रियजनों को बचाना है। तो आप लोग ने इतना समय दिया, हमारे साथ में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजीव जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें, सभी के साथ में बांटें, जहां जहां तक फैला सकते हैं उतना फैलाएं, ताकि सही जानकारी गवर्नमेंट तक और आपके मित्रों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित हो सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। भारत माता की जय। जय। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में China has identified the cause of the Mysterious new virus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a cause for alarm. The first US case has been detected. There's confirmation the coronavirus has reached Australia. China is urging its citizens not to travel abroad as it struggles to contain the virus. We will be standing up Christmas Island as a quarantine area. Foreign nationals coming from China are now banned from entering the country. आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में